हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 12.1 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उससे पहले आपको बोला गया है कि इन सभी प्रश्नों में ग्राफीय विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। प्रथम प्रश्न में बोला गया कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए। जबकि देखिए, आपको अवरोध जो दिए हुए हैं वो हैं आपके पास x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको ये दिया हुआ है z इक्वल टू 3x प्लस 4y और इसका अधिकतमीकरण करना है, मतलब हमें z का अधिकतम मान निकालना है। और देखो, यहां पर बोला गया है अवरोधों के अंतर्गत, तो अवरोध भी होने चाहिए, क्योंकि ऐसे तो अधिकतमीकरण बहुत अनंत तक हो सकता है, क्योंकि x अनंत लगा दो, y अनंत की तरफ लगा दो, तो ये अनंत की तरफ चला जाएगा। तो अवरोध देखिए आपको दिए हुए हैं कि x प्लस वाई का मान 4 या 4 से कम होना चाहिए, x का मान 0 या 0 से ज्यादा हो और y का मान भी 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो आपको इन अवरोधों के अंतर्गत z का अधिकतम मान निकालना है। तो अब देखो, आपको बोला गया है रैखिक प्रोग्रामन समस्याएं हैं ये, क्योंकि देखो एक रैखिक समीकरण है ये, और ग्राफीय विधि से हमको इसको हल करना है। तो ग्राफीय विधि मतलब हम कार्तीय तल जरूर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हम x और y एक्सिस बना लेते हैं। तो देखिए, ये हमने बना दी y अक्ष और ये आपके पास हो गई x अक्ष। अब देखो, ये x अक्ष और y अक्ष हमने बना दी। अब इसमें देखो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये जो हमें अवरोध दिए होते हैं हम इनको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो आप देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये जो लेस देन 4 है इसको तो हम हटा देंगे अभी। वैसे हमने ये वाले अवरोध प्रश्नों में पहले भी हमने हल किए हैं, कैसे इनको ग्राफ बनाते हैं इनका। तो आप हमेशा बराबर करके ग्राफ बनाएंगे। तो इस लाइन का ग्राफ बनाओगे तो देखो, एक बिंदु आएगा, x को 0 लगाओगे तो y का मान 4, और दूसरा बिंदु x को 4 लगाओगे तो y का मान 0। तो 0,4 4,0 इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरेगी ये वाली रेखा। मतलब देखो, यहां से ये हो जाएगा बिंदु 0,4 और ये हो जाएगा 4,0। तो सबसे पहले तो आप एक रेखा बना देंगे जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रहेगी। तो ये रेखा वही होगी जो x प्लस वाई बराबर 4 वाली रेखा होगी। अब लेकिन यहां पर आप देखो, आपको तो ये ध्यान रखना है कि x प्लस वाई लेस देन का चिन्ह भी था साथ में। तो हम कोई भी एक बिंदु निकाल कर देख सकते हैं। जैसे मूल बिंदु हमने देखा, मूल बिंदु देखते हैं कैसा चिन्ह देता है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 में 0 लगाया x का मान और y का मान भी 0 लगाया। तो ये देखो हमारे पास यहां पर देखिए 4 ही आएगा यहां पर, तो क्योंकि हमने x और y का मान ही तो 0 लगाया है। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 4 आया, तो हमें ये समझ में आया कि ये तो बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब 0 जिधर की तरफ है वही वाला हमें रीजन चाहिए होगा। तो इस तरीके से देखो, जो हमें रीजन चाहिए वो आपके पास देखो ये वाला रीजन आ गया। देखिए, लाइन के इस तरफ वाला हमने रीजन बना दिया। अब बात आती है कि आपको बोला गया है अवरोध दूसरा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x 0 या 0 से बड़ा, तो जानते हैं आप x 0 या 0 से बड़ा का मतलब तो ये हुआ कि दाहिनी तरफ वाला जितना भी भाग आएगा, क्योंकि देखो ये वाली y अक्ष पर जितने भी पॉइंट आएंगे और इधर की तरफ वाले जितने भी बिंदु आएंगे वो सब वो वाले बिंदु हैं जहां पर x हमेशा 0 से बड़ा है। और अगर आप इस y अक्ष पर लाइन कोई भी ले लेंगे, कोई भी बिंदु ले लेंगे, तो वहां पर x 0 है। अब इसी तरीके से आप देखो, आपको बोला गया है कि y 0 या 0 से बड़ा, अर्थात x अक्ष या उससे ऊपर के जो भी बिंदु आएंगे ये सब बिंदु हमारे पास वो वाले बिंदु होंगे जहां पर y 0 या 0 से बड़ा है। तो अब आपको इन तीनों, जो हमने तीनों एक तरीके से ग्राफ बनाए, आपको एक तरीके से बताए, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालोगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए आपके पास ये वाला भाग आ जाएगा, क्योंकि जिसमें तीनों कॉमन आ रहे हो। तो तीनों वेनिश तो देखिए आपके पास इस वाले भाग में ही आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका सुसंगत भाग आ गया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक बार हम और रिकॉल कर लेते हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे जितने भी अवरोध दिए होते हैं उन अवरोधों को ग्राफ पर बनाते हैं और देखते हैं उनका उभयनिष्ठ भाग क्या क्या आ रहा है, और फिर देखते हैं कि उनके इंटरसेक्शन पॉइंट भी क्या क्या आ रहे हैं। पहले तो भाग देखेंगे, फिर उभयनिष्ठ बिंदु। तो देखो, ये एक उभयनिष्ठ बिंदु आया, एक ये उभयनिष्ठ बिंदु आया और एक ये उभयनिष्ठ बिंदु आया है। तो आप देखो, हमारे पास तीन उभयनिष्ठ बिंदु मिले हैं। एक मिला है 0,0, एक मिला है हमारे पास 0,4 और एक बिंदु मिला है हमारे पास 4,0। अब ये तीन बिंदु हमारे पास आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो अधिकतमीकरण करना था वो जेड का करना था। तो जेड में ये सब बिंदु लगाकर देखते हैं। तो चलिए, जेड है आपके पास
3x प्लस 4y। अब देखिए यहां पर हम x का मान भी 0 और y का मान भी 0 लगाएंगे, तो z का मान देखो 0 प्लस 0 मतलब 0 आ जाएगा। इसी तरीके से z तो यहां पर भी 3x प्लस 4y ही रहेगा, क्योंकि z तो सेम ही है ना, बस हमें x का मान 0 और y का मान 4 लगाना है। तो देखिए z बराबर 3 गुणा 0 प्लस y का मान 4 लगाया आपने, तो ये देखो आपके पास z बराबर 0 प्लस 16 अर्थात 16 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप यहां पर देखोगे z तो 3x प्लस 4y ही है आपके पास। अब आप यहां पर देखिए x का मान 4 लगाना है और y का मान 0 लगाना है, तो देखिए 3 गुणा 4 ये हो गया प्लस 4 गुणा 0 आ जाएगा ये। तो यहां से देखेंगे z बराबर 12 प्लस 0 अर्थात 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा z का मान आपने तीनों केसेस में निकाल लिया। अब चूंकि आपको अधिकतमीकरण करना था, अधिकतमीकरण का मतलब है अधिकतम मान होना चाहिए, तो देखो z का अधिकतम मान देखो यहां पर 0, 16 और 12 है, तो अधिकतम मान तो 16 हो गया। तो इस तरीके से z मैक्सिमम जो आएगा मतलब अधिकतम जो आएगा वो 16 आ जाएगा, और वो आएगा आपके पास बिंदु 0,4 पर। तो आपसे ये नहीं बोला गया कि किस बिंदु पर आएगा, वो तो आपने चेक किया तो आपको पता लगा, आपको तो केवल अधिकतम मान निकालना था, तो वो अधिकतम मान आपके पास 16 आ गया। तो ध्यान रखो इनको बिंदु भी बोल दिया करो, जैसे ये O बिंदु बोल लिया मैंने, A हो गया और ये B हो गया। तो इस तरीके से देखो ये हमने O बिंदु पर चेक किया, ये हमने B बिंदु पर चेक किया और ये A पर चेक किया। तो इस तरीके से देखो जो z का अधिकतम मान आया है वो बिंदु B पर आया है और वो अधिकतम मान 16 आया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू -3x प्लस 4y का न्यूनतमीकरण करना है, अर्थात मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और देखो आपको अवरोध दिए गए हैं, अर्थात जो कंडीशन दी हुई है वो है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, बार बार हम इनको अलग अगर अलग से ना भी देखें तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये आपके पास हमेशा प्रथम क्वाड्रेंट जरूर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, अर्थात प्रथम चतुर्थांश आएगा। और यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष भी आएंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह भी है। तो इन दोनों से तो समझ में आ गया कि प्रथम चतुर्थांश आएगा। अब ये जो दो आपके पास संबंध हैं इनको आपको कैसे भी ग्राफ पर बनाना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम x और y एक्सिस बना लेते हैं। तो ये देखिए आपने y अक्ष बना लिया और ये आपके पास देखिए x अक्ष आ गया। फिर आप देखो कि अब हम इन रेखाओं को यहां पर प्लॉट करेंगे इस कार्तीय तल पर। तो पहली रेखा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 है, लेकिन हमने बोला था आपको कभी भी ग्राफ बनाओ तो बराबर 8 करके आप लाइन बनाओगे। तो अब देखो हमने आपको बताया था दो बिंदु निकालने होते हैं रेखाओं को बनाने के लिए मिनिमम, तो एक बार x का मान 0 रख दो, एक बार y का मान रख दो। एक तो ये तरीका था। दूसरा हमने आपको बताया था कि आप सरल रेखा में कक्षा 11 में x बटे 8 प्लस 2y बटे 8 बराबर 1 कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x बटे 8 प्लस y बटे 4 बराबर 1। तो आपको ये ध्यान रखना होता था कि दाहिनी तरफ 1 आना चाहिए, तो हमने भाग कर दिया, देखिए 1 बन गया। और x और y के कोफिशिएंट हमेशा धनात्मक 1 होने चाहिए, अर्थात गुणांक धनात्मक 1 होने चाहिए, तो देखिए धनात्मक 1 हो गए। तो ये जो 8 और 4 है ये आपके पास अंतःखंडी ही है, मतलब 8,0 और ये देखो y पर 4 है अर्थात 0,4, ये दो बिंदु आपके पास आ जाएंगे। तो आप बस क्या करेंगे कि 8,0 और 0,4 इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो देखो 8,0 ये हो गया आपके पास और 0,4 आपके पास देखो मान लो ये कहीं हो गया। अगर हम इनके नाम बोल दें तो ये हो गया बिंदु ए और ये हो गया बी और ये मूल बिंदु है अर्थात ओ। तो सबसे पहले तो देखिए हम रेखा बना लेते हैं, तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं ए और बी को। तो ये आपके पास देखो ये रेखा बन गई। ये रेखा वही रेखा होगी जो x प्लस 2y बराबर 8 की होगी, लेकिन आप देखो हमें तो लेस देन का चिन्ह भी दिया हुआ अर्थात कम होना चाहिए 8 से। तो अभी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं 0,0 डालकर। तो देखिए 0,0 डालते हैं तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 8 आएगा, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 8। ये तो बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब 0,0 तो इसको संतुष्ट कर रहा है। तो 0,0 देखिए इधर की तरफ आता है, इधर की तरफ आता है, तो आपको अब पता लग जाएगा कि आपको जो रीजन लेना है वो ये वाला रीजन लेना है। अब ये चलिए हमने ये रीजन तो निकाल दिया। अब आपके पास जो दूसरी रेखा बची है वो है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। तो हमने बताया आपको कभी भी इसका ग्राफ बनाना हो तो बराबर का चिन्ह ही लेंगे आप। फिर यहां पर आप देखो
आपके पास हो जाएगा 3x/12 प्लस 2y/12 इक्वल टू 1, क्योंकि दाहिनी तरफ हमेशा 1 बनाना होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। फिर देखो 3 से 12 को कैंसिल करूंगा तो ये 4 आ गया, क्योंकि x का पूर्णांक जो है अंश में वो 1 बनाना होता है धनात्मक का, तो यहाँ पर तो 3 था इसलिए हमने भाग कर दिया। यहाँ पर देखो y का पूर्णांक भी गुणांक भी 1 बनाना होगा धनात्मक, तो 2 से भी भाग करना पड़ेगा तो ये y/6 आ गया। तो इस तरीके से देखो अब आपको पता लगेगा ये 4,0 और 0,6 वाले बिंदु होंगे, इनसे होकर गुजरेगी ये वाली रेखा। तो देखो ये मान लीजिएगा 4,0 है सी बिंदु, और डी बिंदु मान लीजिएगा आपने बोल दिया 0,6 है। तो अब आप ये देखो कि आप इन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा बनाओगे, तो देखो ये आपके पास कुछ इस तरीके से रेखा आएगी, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो तो आपने देख लिया कि इस तरीके से ये आपके पास रेखा आ गई, और ये जो रेखा होगी वो होगी 3x + 2y = 12 की, जबकि ये वाली रेखा हमने बनाई थी x + 2y = 8 की। अब आप ये देखो आपको बोला गया <12 अर्थात 12 से कम है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मूल बिंदु किसको संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि हमें जो बिंदु पता होता है कि कंफर्म स्थिति पता होती है वो बिंदु चेक करते हैं। तो जैसे मूल बिंदु हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि इधर की तरफ है, ये बिंदु है, तो एक बार मूल बिंदु इसमें लगाकर देखते हैं। तो 0 + 0 ये आएगा, तो 0 12 से कम या बराबर है, तो ये हमने देखा बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब 0,0 इस असमीका को भी संतुष्ट कर रहा है, अर्थात 0,0 वाला रीजन आ जाएगा। 0,0 तो देखो इधर की तरफ है, इस लाल वाली लाइन अर्थात 3x + 2y = 12 के, तो आपके पास ये आ गया। अब आप देखो जो आपको कॉमन पॉइंट लेना है, क्योंकि ये देखो इन दोनों का मतलब है, ये जो हमने बनाए हैं इनका मतलब है कि आपको प्रथम चतुर्थांश लेना है, तो प्रथम चतुर्थांश में ही जो उभयनिष्ठ भाग है, अब वो देखिए आपके पास ये वाला आ जाएगा, आप देख सकते हैं। देखो प्रथम चतुर्थांश में और उभयनिष्ठ भाग देखना है उन दोनों का, तो देखो आपके पास ये वाला भाग आया, तो यही आपके पास संगत भाग आ गया कि जो आपको रीजन चेक करना था। अब इसमें देखो ये जो आपके पास भाग आया, इसमें देखो 4 बिंदु है आपके पास। एक तो ये है मूल बिंदु, बिंदु बी, बिंदु सी, और एक बिंदु ये आ रहा है, मान लीजिएगा बिंदु ई है ये आपके पास। तो बिंदु ई के निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। अब चूंकि आप तो ग्राफी विधि से इसको हल कर रहे हैं, अर्थात ग्राफ पेपर पर हल कर रहे हैं, तो आप ग्राफ पेपर पर चेक करेंगे कि आखिर ये किस बिंदु पर कट कर रहा है, तो ये आपको 2,3 पर कट करता हुआ मिल जाएगा। देखिए वैसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूं कि देखिए ग्राफ पेपर पर हल कर रहे हैं तो आपको तो वैसे ग्राफ पर पॉइंट मिल जाना चाहिए, लेकिन अगर एक बार आपको चेक भी करना हो कि कैसे मिलेगा, तो आप खुद सोचिए कि ये जो ई वाला बिंदु है वो रेखा x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, तो एक बार इनको प्रतिच्छेद करके देख लेते हैं। x + 2y = 8 और एक था 3x + 2y = 12, तो देखिए हम घटा देते हैं पहले में से दूसरा समीकरण, तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास ये कैंसिल हो गया, -2x = -4 आ गया, तो x का मान देखिए आपके पास 2 आ जाएगा, और x का मान आप प्रथम समीकरण में लगाओगे तो ये आ जाएगा 2 + 2y = 8, तो 2y बराबर देखो 6 आ गया, क्योंकि पक्षांतर किया आपने, तो y का मान 3 आ जाएगा। तो अब यहां से भी देख सकते हैं कि x का मान 2, y का मान 3 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास बिंदु ई आ गया। अब हमने आपको बताया था कि ये जो 4 बिंदु हैं आप इनको एक बार लिख लीजिएगा, और इन पर z जो आपको दिया हुआ है उसका मान निकाल कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला बिंदु हमारे पास है, मान लीजिएगा बिंदु O। बिंदु O है 0,0। फिर देखिए बिंदु A ले लेते हैं, वो है 4,0। बिंदु B है आपके पास 0,4, और बिंदु C हमने अभी निकाला है 2,3। तो इन सभी बिंदुओं पर हम अभी देखिए क्या करेंगे कि मान निकाल कर देखेंगे। सॉरी, ये आपके पास बिंदु C 4,0 है और बिंदु B है 0,4। यह है बिंदु C और ये है आपके पास बिंदु E। तो इन सभी बिंदुओं पर हम z का मान निकाल कर देखते हैं। तो देखिए z है आपके पास -3x + 4y, तो देखिए 0,0 लगाएंगे तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 लगाएंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो मूल बिंदु पर तो भाई जो z आपको दिया था उसका मान 0 आया। अब बिंदु C पर देखते हैं, तो देखिए x का मान अब आप 4 लगाओगे और y का मान 0 लगाओगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, 4 लगाने पर -12 हो गया, प्लस 0 लगाने पर ये 0 आ गया, तो z का मान -12 आ गया। फिर हम देखिए क्या करते हैं कि बिंदु B पर z का मान निकालते हैं।
तो देखिए बिंदु बी पर जेड का मान निकालने हैं, तो देखो एक्स का मान तो 0 और वाई का मान 4 लगाओगे तो ये तो 0 आ गया, और वाई का मान 4 लगाया तो ये 16 आ गया, तो जेड का मान 16 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप बिंदु ई पर निकालोगे तो जेड तो आ गया -3x + 4y, ये तो दिया हुआ था। तो देखो जेड बराबर एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 लगाओगे तो ये -6 + 12 आ गया, तो जेड का मान 6 आ जाएगा। अब आप ये देखो कि आपने जेड का मान तो चारों बिंदुओं पर निकाल लिया, अब आपको तो न्यूनतमीकरण करना था, अर्थात मिनिमम वैल्यू पता करनी थी। तो आप देखो इन सभी में जो न्यूनतम वैल्यू है वो आपके पास -12 ही है। तो इस तरीके से जो जेड मिनिमम आएगा, अर्थात जेड का जो न्यूनतम मान आएगा वो आएगा -12, और वो आएगा बिंदु सी पर, जिसका मान है 4,0। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि आखिर कुछ छात्रों को ये संदेह हो सकता है कि कैसे हमने इन चारों बिंदुओं पर ही क्यों निकाला, हम किसी और बिंदु पर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि पहले तो ये जब अवरोध आप इसको हल करोगे तो आपके पास ये पूरा रीजन मिलेगा जिसमें ये वाले बिंदु भी समाहित हो रहे होंगे, ओ बी सी और ई। तो अब देखो हमने बी सी ओ और ई पर निकाला, यही हमारे पास जो बाउंड्री पॉइंट अर्थात सीमा के बिंदु हैं। अगर अधिकतम या न्यूनतम मान होता है तो इन्हीं बिंदुओं पर होता है, तो इसलिए आपने इन्हीं बिंदुओं को केवल सॉल्व किया। बाकियों को सॉल्व करने पर या तो आपके पास आंसर तो आएंगे लेकिन वो सही आंसर नहीं होंगे, वो कुछ ना कुछ और वैल्यू आएंगी। अधिकतम या न्यूनतम वैल्यू केवल इन्हीं बिंदुओं पर ही मिल सकती हैं। तो आपने इन सभी बिंदुओं पर चेक किया और देखा आखिर किस बिंदु पर न्यूनतम आ रहा है, तो आपको बिंदु सी पर मिल गया न्यूनतम मान -12 है। प्रश्न संख्या 3 पर देखते हैं। आपको z दिया हुआ है 5x + 3y और इसका अधिकतमीकरण करना है, अर्थात इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और देखिए आपके पास जो अवरोध हैं वो दिए हुए हैं 3x + 5y < 15 है। दूसरा अवरोध दिया है 5x + 2y < 10, x 0 से बड़ा या बराबर है, इसी तरीके से y भी 0 से बड़ा या बराबर आपको बोला गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि आपके पास 4 अवरोध दिए हुए हैं, जिनमें ये 2 अवरोध जो हैं, जो x 0 या 0 से बड़ा तथा y 0 या 0 से बड़ा, इससे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पहला क्वाड्रेंट आपको चाहिए और उसमें भी x और y एक्सिस भी सम्मिलित है, क्योंकि देखो बराबर का चिन्ह भी आपके पास लगा हुआ है। तो बेसिकली आपको केवल इन दोनों अवरोधों को हल करना बाकी रह गया है। चलिए इनको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको कार्तीय तल बनाना होगा, अर्थात x और y अक्ष बनाना होगा। तो यहाँ पर देखो ये y अक्ष हो गया और ये आपके पास x अक्ष हो गया। अब आप फिर ये देखो कि ये तो मूल बिंदु ही रहेगा। अब प्रथम चतुर्थांश में ही देखना है क्योंकि इनसे हमें ये पता लग गया है। अब 3x + 5y < 15, इसको चेक करते हैं। तो हमने आपको बताया कि या तो आप क्या करो कि x का मान एक बार 0 लगाओ, एक बार y का मान 0 लगाओ तो बिंदु आएंगे, या फिर हमने एक दूसरा तरीका आपको बताया था सरल रेखा में, यह आ जाएगा x/5 + y/3 = 1। समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि 15 से अगर आप भाग करोगे तो देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखो जब आप हल करोगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिंदु मिलेगा 5,0 और इसकी वजह से बिंदु मिलेगा 0,3। तो इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा आप बनाओगे। तो देखो 5,0 तो यहाँ पर कहीं आपके पास आएगा, ये मान लीजिएगा 5,0 वाला बिंदु हो गया, बिंदु ए। फिर देखिए 0,3 वाला बिंदु है तो 0,3 यहाँ पर कहीं आएगा, बिंदु बी हमने बोल दिया, ये आ गया। अब आप इन बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे। तो देखो बी और ए को जोड़ देते हैं तो ये आपके पास ये वाली रेखा आ गई, 3x + 5y = 15 वाली रेखा। अब आपको तो ये चेक करना है कि यहाँ पर लेस देन का चिन्ह दिया हुआ है, अर्थात कम वाला क्षेत्र भी निकालना है कि आखिर कौन सा क्षेत्र होगा। तो आपको ये पता है कि 0,0 के बारे में आपको पता है कि ये किधर की तरफ बिंदु है। तो आप एक बार 0,0 लगाकर देखो इसमें, तो x का मान 0 लगाओगे तो पूरी वैल्यू 0, y का मान 0 लगाओगे तो ये भी पूरी वैल्यू 0, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। तो देखो ये 0 < 15 आया, तो इसका मतलब आया कि 0 15 या 15 से छोटा है। तो आपको लगा कि ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो 0,0 है अर्थात मूल बिंदु है वो उस क्षेत्र में आएगा जिस क्षेत्र में ये असमका वाला ससंगत क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि आपको ये वाला रीजन लेना होगा। तो आपने पूरा रीजन देखो बना दिया, ये ऐसे पूरा रीजन चलता रहा होगा, आप देख रहे हैं इधर भी चलेगा। अब आप दूसरी वाली रेखा लेंगे, वो है 5x + 2y < 10।
तो यहाँ पर देखो 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10 आपने लगाया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि हमने ये असमीकरण लिखी हुई है, लेकिन हमें तो रेखा बनानी होती है, तो 5x प्लस 2y बराबर 10 लिया, क्योंकि रेखा तो बराबर के चिन्ह से ही बनेगी। तो 5x बटे 10 प्लस 2y बटे 10 बराबर 1 आ गया, क्योंकि आपने 10 से भाग कर दिया दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x बटे 2 प्लस y बटे 5 बराबर 1। तो अब आप देखो x बटे 2 है अर्थात 2,0 वाला बिंदु आ गया, और ये y के नीचे 5 है अर्थात 0,5 वाला बिंदु आपके पास आ जाएगा। तो अब आप 2,0 और 0,5 इन दोनों बिंदुओं को बनाओगे, तो ये आ गया आपके पास देखो 5,0,5 वाला बिंदु, और ये आ गया आपके पास 2,0 वाला बिंदु। इसको मान लीजिएगा बिंदु C बोल देते हैं और इसको बिंदु D बोल देते हैं हम। तो अभी इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। तो देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये रेखा आ गई। अब ये जो रेखा होगी वो आपके पास रेखा बनेगी 5x प्लस 2y बराबर 10 वाली, और जो पहली वाली रेखा आपने बनाई थी उसको भी मैं लिख देता हूं, ये है 3x प्लस 5y बराबर 15, जो हमने पहले ही लिख दी है। अब आपने देखा कि आपको तो लेस देन इक्वल टू 10 चाहिए, तो इसमें भी हम 0,0 एक बार लगाकर देखते हैं कि आखिर 0,0 किधर की तरफ आ रहा है, क्योंकि 0,0 की पोजीशन आपको पता है लाल वाली लाइन के बाईं तरफ की तरफ है। तो अब देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगाओगे आप, तो देखो ये भी 0 पूरा, ये भी 0, कुछ इस तरीके से। तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 10 आया, अर्थात 0 10 या 10 से छोटा है। तो आपको ये सोचना है क्या ये सही है या गलत है। तो आपको समझ में आएगा ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 0,0 इस वाले रीजन को संतुष्ट कर रहा होगा, इस असमीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो इस रीजन में आना चाहिए मतलब। तो इस रीजन में देखिए 0,0 देखो इस वाले रीजन में आ रहा है, मतलब लाल वाली लाइन के देखो बाईं तरफ आपने ये वाला पूरा रीजन आपके पास आ जाएगा। जब आपने ये भी लिख दिया फिर आपके पास ये वाली बारी आती है, तो इसको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं, हमने आपको सीधे पहले ही बताया कि प्रथम चतुर्थांश का मतलब होता है ये, और x और y अक्ष भी आते हैं क्योंकि बराबर का चिन्ह भी, अर्थात ये वाली लाइन तो आएंगी ही आएंगी। और प्रथम चतुर्थांश तो देखो इन दोनों का अभिनिष्ट एक तरीके से देख लो प्रथम चतुर्थांश में कौन सा है, तो आपको देखो ये वाला रीजन यहां पर मिल रहा है, आप देख सकते हैं मैं नीले से बना रहा हूं। तो ये रीजन आपके पास आ गया, तो यही बेसिकली आपके पास उभयनिष्ठ रीजन आ गया इन सभी अवरोधों का। अब यहां पर आपको देख रहे हो एक बिंदु ये मिल रहा है, इस बिंदु को मान लीजिएगा हम बिंदु ई बोल देते हैं। तो एक बिंदु हमें ई और निकालना बाकी रह गया है। बाकी देखो हमें ओ बिंदु पता है, सी बिंदु पता है, बी पता है, ई निकालना केवल रह गया है। तो ई यदि आप देखो ग्राफ में देखोगे तो आपके पास आएगा ई वाला बिंदु 20/19, 45/19। ये आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं क्योंकि आप ग्राफ पेपर पर ही सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि पहले बोल दिया गया है कि ग्राफ से ही आपको सॉल्व करना है। बाकी आपके पास देखिए एक तरीका ये है कि इन दोनों को हल करोगे अगर अलजेब्रिक अर्थात बीजगणितीय विधि से, तो भी आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं बस कि आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ कि 2 का गुणा कर देता हूँ, और यहाँ पर इस समीकरण में 5 का गुणा कर देता हूँ, और हम घटा देते हैं, घटाने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 का गुणा किया तो 10y, और यहाँ पर भी 5 का गुणा किया तो 10y, घटाना था तो 0 हो गया। अब देखो ये 6x हो गया 2 का गुणा करने पर, ये 25x हो गया, तो 6x में से 25x घटाओगे तो माइनस का 19x बराबर ये आ गया 30, क्योंकि 2 का गुणा किया, और ये आ गया 50 क्योंकि 5 का गुणा किया है। तो 30 माइनस 50 आपके पास देखिए माइनस का 20 आ गया, तो x का मान 20/19 आपके पास आ जाएगा। और x का मान आप किसी भी एक समीकरण में लगा दो तो y का मान आपके पास आ जाएगा जो कि 45/19 होगा। तो x और y आपने निकाल दिया यहां से, तो आपने चेक भी कर लिया कि आपका बिल्कुल सही आ रहा है। अब आपको क्या करना है कि इन सभी बिंदुओं पर z जो आपको दिया हुआ है 5x प्लस 3y, इनका मान निकालना है और देखना है अधिकतम मान किस पर आ रहा है, क्योंकि अधिकतमीकरण करना है आपको। तो देखिए हमारे पास बिंदु हैं मूल बिंदु 0,0, फिर है आपके पास बिंदु A जो कि है 5,0, फिर देखिए आपके पास है बिंदु B जो कि है 0,3, फिर देखिए बिंदु C है आपके पास जो कि आपके पास है 2,0, और एक बार रुकिए देख लेते हैं,
यहाँ पर आपको ए की जरूरत है ही नहीं क्योंकि रीजन तो ये वाला है, तो बी, सी, ई और ओ वाले पॉइंट आपको चाहिए, तो हमने यहाँ जो ए लिखा है उसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो ओ लिख लिया हमने। अब बी वाला बिंदु लिख लेते हैं, ये है आपके पास 0,3। सी वाला बिंदु है आपके पास यहाँ पर 2,0 और ई वाला बिंदु अभी आपने निकाला वो है 20/19, 45/19। तो चलिए अब हम इन बिंदुओं पर वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखो z आपके पास दिया हुआ है 5x + 3y, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 आप लगाओ, तो देखो ये आ गया 0 + 0 अर्थात z की वैल्यू 0 आ गई। अब इसी तरीके से यहां पर भी देखोगे z तो 5x + 3y है क्योंकि इसी का ही तो अधिकतमीकरण करना है, तो ये तो हर किसी में सेम ही रहेगा 5x + 3y। अब आपको देखो बिंदु B पर चेक कर रहे हैं, तो हम यहां पर x का मान 0 और y का मान 3 लगाएंगे, तो ये आ गया 3 × 3 अर्थात z का मान 9 आ गया। बिंदु C पर निकालेंगे यदि आप, तो x का मान 2 और y का मान 0 लगाओगे, तो x का मान देखो 2 लगाओगे तो 10 और y का मान 0 लगाओगे तो 3 × 0 0 आ गया, तो z का मान 10 आ जाएगा। अब इसी तरीके से बिंदु E पर निकालोगे, तो बिंदु E पर देखो z बराबर x का मान 20/19 लगाओ, तो ये आ गया 5 का गुणा करने पर 100/19 प्लस y का मान 45/19 लगाओ यहां पर, तो ये आ गया 135/19। तो इस तरीके से आप देखो आपके पास आ गया z का मान 235/19। तो यदि आप इसको हल करोगे तो आप चाहो तो वैसे से हल कर भी सकते हो पूरा, या चाहो तो केवल इतना चेक कर लो कि ये 10 से बड़ा है या नहीं है, क्योंकि इन तीनों में तो 10 ही सबसे बड़ा है। तो आप देखोगे कि ये वैल्यू 10 से तो बड़ी आ रही है, क्योंकि जब आप इसको हल करोगे तो ये 19,190 तो वैसे ही होता है, तो ये 10 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब आपको अब ये चेक करना है कि इन चारों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो ये मैंने यहां से हटा दिया क्योंकि 10 से बड़ी आ ही रही थी। तो आप देखो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू तो ये वाली आ रही है, तो जो z का अधिकतम मान आएगा, क्योंकि अधिकतमीकरण करना था अर्थात अधिकतम मान निकालना था, वो आएगा 235/19 और वो आपके पास बिंदु E पर आएगा जो कि हो जाएगा 20/19, 45/19। प्रश्न संख्या 4 को पढ़ लेते हैं अब। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = 3x + 5y, इसका आपको न्यूनतम मान निकालना है अर्थात न्यूनतमीकरण करना है। और देखिए आपके पास जो अवरोध दिए हैं वो है x + 3y > 3, x + y > 2 और आपको बोला गया है कि x तथा y 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। तो अब आप ये देखो कि ये वाला रीजन तो हमें तुरंत पता लग गया कि x और y दोनों 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब प्रथम चतुर्थांश है और उसके साथ साथ x और y एक्सिस भी है क्योंकि बराबर का चिन्ह भी है। बेसिकली अब आपको इन दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ग्राफ पेपर पर आप हल कर रहे हैं, तो हम x और y अक्ष बना लेते हैं। तो देखो आपके पास ये हमने बना दिया x अक्ष, सॉरी y अक्ष, और ये हमने बना दिया x अक्ष। अब देखो आपके पास यहां पर रेखा दी हुई है x + 3y > 3, तो आपको असमिका तो ये दी हुई थी, तो हमको तो रेखा बनानी है, तो हमने बराबर का चिन्ह लगाया यहाँ पर, तो ये x/3 + 3y/3 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा मकसद होता था कि जो 3 है यहाँ पर कैसे भी 1 बनाए और x और y के गुणांक जो होने चाहिए वो +1 होने चाहिए अंश में। तो देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो x/3 ही रहा, यहाँ पर 3 से आपने कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास आ गया केवल y, तो y/1 लिख सकते हैं, बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से जो अंत्यखंड आएंगे अक्षों पर वो 3,0 और 0,1 आ जाएंगे। अब आप चाहते तो आप इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे कि जब x का मान 0 लगाएंगे तो y का मान कितना आ रहा है, तो ये आता, फिर करते जब y का मान 0 लगाएंगे तो x का मान कितना आ रहा है, तो ये वाला बिंदु आ जाता। तो आप चाहे वैसे करें चाहे ऐसे करें, कैसे भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको 2 बिंदु मिल गए, जिसमें एक बिंदु मिला 3,0 वाला, तो 3,0 देखिए यहाँ पर कहीं आपके पास होगा, बिंदु A बोल देते हैं हम इसे, ये मूल बिंदु है ही आपके पास 0,0 और बिंदु B है 0,1 वाला, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास मिल गया। फिर आप ये देखो कि दूसरी जो असमिका है वो है x + y > 2, तो देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। आपको तो समीकरण बनाना, पहले रेखा बनानी है, तो x + y = 2 आपने किया,
तो x बटे 2 प्लस वाई बटे 2 बराबर 1। तो आपको जो बिंदु मिला वो मिला है 2,0 तथा 0,2। तो देखो ये मान लीजिए आपके पास बिंदु C हो गया 2,0 और ये हो गया बिंदु D 0,2। तो यहां पर देखो सबसे पहले तो A और B को जोड़ देते हैं। A और B को अगर आप जोड़ेंगे लाइन को तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये जो लाइन है लाल रंग से जो हमने बनाई है ये आपके पास आ गई है x प्लस 3y बराबर 3 वाली। देखिए हमने यही बनाई थी। अब हम इसको बना लेते हैं, C और D बिंदु को जोड़कर लाइन एक बनाएंगे। तो देखो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। तो ये जो नीले रंग से बनाई है ये वाली लाइन है आपके पास x प्लस वाई बराबर 2। अब आप ये देखो यहां से कि सबसे पहले लाल वाली लाइन के लिए देखते हैं, अर्थात x प्लस 3 बराबर 3 के लिए देखते हैं। ये तो लाइन आई है लेकिन आपके पास तो असमीका थी, तो अब आपको 0,0 इसमें लगाकर देखो, क्योंकि 0,0 के बारे में आपको पता है कि ये पॉइंट लाइन के किधर की तरफ है। जो पॉइंट पता होता है उसके बारे में चेक करते हैं, उसको लेकर कोई सा भी आप पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सबसे आसान होता है 0,0 लेना। तो x का मान 0 और y का मान भी 0 लगाया तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपके पास आया। तो आपने देखा कि ये आया 0 3 से बड़ा या बराबर है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका मतलब 0,0 है, अर्थात जो मूल बिंदु है वो उस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए जिस क्षेत्र में यह असमीका प्रदर्शित हो रही है। तो इसका मतलब दूसरी तरफ वाला हम रीजन ले लेंगे। तो लाल वाली लाइन के देखो दूसरी तरफ वाला हमने रीजन ले लिया, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ गया। ध्यान रखें लाल वाली लाइन के लिए लेना होगा, क्योंकि पहले मैं लाल वाली लाइन के लिए चेक कर रहा हूं। अब इसी तरीके से हम देखो एक ये वाली रेखा ले लेंगे, जो नीली वाली रेखा उसके लिए चेक करेंगे। तो यहां पर भी देखो x का मान 0 और y का मान 0 लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आएगा ये भी गलत है, क्योंकि 0 तो 2 से छोटा होता है, जबकि यहां तो दिया है 0 2 या 2 से बड़ा आएगा। तो आपको फिर 0 के दूसरी तरफ वाला रीजन लेना होगा। तो इस तरीके से आप ये देखो 0 के दूसरी तरफ वाला रीजन नीली लाइन के उधर, तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। देखिए अब मैं नीली लाइन के उधर की तरफ बना रहा हूं, तो इस बात पर आप गौर भी कर सकते हैं। तो अब देखो, और ये जो लिखा हुआ था ये, इससे आपको पता लग ही रहा है कि पहले चतुर्थांश में आपको चाहिए। तो आपके पास जो रीजन आ रहा है कॉमन रीजन, वो देखिए कौन सा रीजन आ रहा है, वो केवल इधर की तरफ वाला रीजन आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ढंग से, जो ये वाला रीजन है देख सकते हैं आप, मैं यहां पर बना रहा हूं। देखिए इन दोनों का कॉमन तो यही आ रहा है, और वो भी प्रथम चतुर्थांश में चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास देखो ये आ रहा है। ये मैं देखो लाल रंग से हल्का सा बना रहा हूं। ये जो रीजन है वो पूरा, ये रीजन आपके पास आ रहा है। अब ये ऐसे अनंत तक चलता रहा होगा। अब आप ये देखो कि आपके पास जो बिंदु मिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखो एक तो बिंदु ए मिला है, एक बिंदु डी मिल गया ये वाला, और एक बिंदु ये और मिला है। इनका उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु, बिंदु ई बोल देते हैं इसे हम। अगर आप ग्राफ पेपर पर चेक करेंगे तो ये बिंदु है आपके पास 3/2, 1/2। अगर आप वैसे ऐसे को चेक कर लेते एक बार, तो देखिए हम दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। तो पहला समीकरण है x प्लस 3y बराबर 3 वाला, और दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 2 वाला। तो देखिए घटा देते हैं, तो x और y बेसिकली चाहिए तो घटा देते हैं हम। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2y बराबर 1, तो y का मान 1/2 आ गया। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे तो x का मान आपके पास 3/2 आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हो, हमने ग्राफ पेपर पर चेक किया तब भी ये आया, और जबकि हमने अलग से चेक किया बीजगणितीय विधि से तब भी आपके पास यही बिंदु आया है। तो यहां से समझ में आ गया कि हम ग्राफ पेपर पर बिल्कुल सही कर रहे थे। तो अब हमको क्या करना है कि बिंदु डी, ई और ए पर वैल्यू निकालनी है जेड की, और फिर हमें देखना है कि कैस पर जेड की न्यूनतम वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमें न्यूनतमीकरण करना था। तो सबसे पहले तो बिंदु डी लिख लेते हैं। बिंदु डी आपके पास आया है देखिए 0,2। फिर बिंदु ई लिख लेते हैं। बिंदु ई है आपके पास 3/2, 1/2। और फिर बिंदु ए लिख लेते हैं, वो है आपके पास 3,0 वाला बिंदु। अब देखिए जेड तो सबके लिए सेम ही रहेगा, जो कि देखो ये है आपके पास 3x प्लस 5y, और आपको न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो देखो जेड तो हम सब में सेम लिख देते हैं। यहां पर भी z इक्वल टू 3x प्लस 5y, और यहां पर भी रहेगा तो z इक्वल टू 3x प्लस 5y ही। अब देखिए आप यहां पर x का मान 0 और y का मान 2 लगाओ। तो देखो x का मान 0,
0 आ गया, प्लस y का मान 2 लगाओगे तो ये 10 आ गया, तो z का मान आपके पास 10 आ गया। अब यहां पर आप इधर z में x का मान 3/2 और y का मान 1/2 लगाओ, तो x का मान 3/2 लगाओगे तो ये 9/2, y का मान 1/2 लगाओगे तो ये 5/2, तो z का मान देखो 14/2 अर्थात 7 आ गया। अब इधर a में आप जो है z जो दिया हुआ है उसमें x का मान 3 और y का मान 0 लगाओगे, तो देखो x का मान 3 लगाया तो 9 आ गया, y का मान 0 लगाया तो ये 0 आ गया, तो z का मान देखिए आपके पास 9 आ जाएगा। अब आपको तो न्यूनतम मान निकालना था, तो देखिए 10, 7 और 9 में न्यूनतम तो आपके पास 7 ही होता है, तो इस तरीके से z का मिनिमम वैल्यू अर्थात न्यूनतम वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी और वो बिंदु E पर आएगी जिसके निर्देशांक है 3/2, 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पर z = 3x + 2y इसका न्यूनतम मान निकालना है अर्थात न्यूनतमीकरण करना है। और देखिए जो अवरोध आपको बोले गए थे वो हैं आपके पास x + 2y ≤ 10, 3x + y ≤ 15 और x, y 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। तो देखिए ये वाला पार्ट तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमसे पहले चतुर्थांश की बात की जा रही है, क्योंकि x और y पहले चतुर्थांश में ही 0 से बड़े होते हैं और चूंकि बराबर का चिन्ह भी दिया हुआ है अर्थात x और y एक्सिस भी आपको साथ में लेनी होंगी। अब यहाँ पर केवल ये दो रेखाएं हैं जो असमिकाएं हैं, इनको आपको कैसे भी ग्राफ पेपर बनाना होगा। देखिए सबसे पहले तो असमिकाएं भले ही दी हों आपको, लेकिन आप तो रेखाएं बनाते थे, तो हम यहाँ पर रेखाएं बनाने के लिए कार्तीय तल बना लेते हैं अर्थात y एक्सिस और x एक्सिस देखिए हमने यहाँ पर बना दिया। अब आप ये देखो कि पहली रेखा आपके पास दी हुई है x + 2y = 10, क्योंकि लेस देन का चिन्ह था वो हम लगाते ही नहीं है, क्योंकि जब हम रेखा बना देते हैं तो बराबर चिन्ह लगा देते हैं। तो ये आपके पास देखो आ जाएगा x/10 प्लस देखो ये 2y/10 = 1 आ गया। तो इस तरीके से देखो x/10 प्लस y/5 = 1 आ गया। तो आपके पास जो पॉइंट आएंगे अर्थात अंतःखंड वाले बिंदु वो 10,0 तथा 0,5 आ जाएंगे। अब देखिए ये आपके पास दो पॉइंट आ गए, तो यहां से आपको देखो ये तो बिंदु A होगा, सॉरी O होगा, मूल बिंदु 0,0। अब बिंदु A 10,0 मान लीजिएगा, ये हो गया आपके पास, देखिए ये हो गया। अब देखिए बिंदु B जो 0,5 है वो देखिए आपके पास कुछ ये हमने मान लिया, बिंदु B आ गया। तो अब हम A और B को मिला देते हैं आपस में। तो A और B को यदि आप आपस में मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपने मान लीजिएगा इसको मिला दिया, इसको हमने पीछे की तरफ भी बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये रेखा आपके पास हो गई है x + 2y = 10। अब बात आती है कि कैसे यहाँ पर ये लेस देन का चिन्ह अर्थात छोटा होने का चिन्ह उसको कैसे हम चेंज करेंगे या कैसे हम उसका क्षेत्र निकालेंगे कि आखिर कौन सा क्षेत्र उसमें आना चाहिए। तो सबसे आसान तरीका आपके पास होता है कि आप देख लो 0,0 लगाकर कि वो इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए x का मान 0 और y का मान भी हम 0 लगाएंगे तो ये आ गया। तो इस तरीके से देखिए 0 < 10 आया, तो आपको समझ में आ गया कि 0 10 से छोटा है, ये आपके पास आ रहा है। अब आप देखो क्या ये सही है, तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल सही है। तो आपको इसका मतलब ये वो वाला क्षेत्र लेना होगा जहां पर 0,0 आ रहा होगा, संतुष्ट कर रहा है इसलिए। तो देखो 0,0 आपके पास इधर की तरफ आ रहा है, देखिए तो हमने ये वाला क्षेत्र ले लिया। अब यहां पर आप ये देखो कि हमको दूसरी रेखा जो दी हुई है वो है 3x + y < 15। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तो हम बराबर का चिन्ह लगा के लिख लेते हैं। तो देखो 3x/15 प्लस y/15 = 1, ये आपके पास आ जाएगा। x/5 प्लस y/1 बराबर सॉरी y/15 = 1 आपके पास आ गया। तो यहां से अब आप ये देखो कि आपको एक बिंदु मिल गया 5,0 x अक्ष पर अंतःखंड और y अक्ष पर अंतःखंड मिल जाएगा 0,15 वाला बिंदु। तो जब ये आपको देखो बिंदु मिल गए तो आप यहां पर देखो 5,0 यहां पर कहीं आएगा, मान लीजिए बिंदु C हो गया, और 0,15 यहां पर कहीं आएगा, मान लीजिएगा बिंदु D हो गया। तो अब हम C और D को मिला देते हैं आपस में। तो देखिए C और D को यदि आप आपस में मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास रेखा आएगी, इसको आप आगे भी बढ़ा दीजिएगा पीछे की तरफ। तो यहां पर आप देखो कि ये जो रेखा आपके पास आई है वो है 3x + y = 15 वाली लाइन। अब बात करते हैं, तो देखो यहां पर
इस लाल वाली लाइन अर्थात जो अभी मैंने बनाई है उसके लिए हमें देखना होगा कौन सा क्षेत्र लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला देखो चिन्ह लगा हुआ है असमिका का। तो यहाँ पर 0,0 लगाकर देखते हैं, तो x की जगह 0 लगाया, प्लस यहाँ पर 0 लगाया y की जगह, तो ये सब कुछ 0 हो गया। तो ये 0 लेस देन और इक्वल टू 15 आया। तो आपको देखना है कि क्या 0 15 से छोटा होता है, तो आपको मिलेगा हाँ बिल्कुल सही है ये वाली बात। तो इसका मतलब 0,0 इसको संतुष्ट कर रहा है। तो आपको देखो अब कौन सा रीजन लेना पड़ेगा, इधर की तरफ वाला रीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिधर 0,0 आ रहा होगा इस लाइन के सापेक्ष, देखा आपने कि ये वाला रीजन आपके पास आ जाएगा। अब उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि x और y 0 से बड़े हैं, अर्थात प्रथम चतुर्थांश था। तो देखो इन दोनों का कॉमन पार्ट अर्थात उभयनिष्ठ क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में देखिए आपके पास यही वाला भाग आएगा केवल, जहां पर x अक्ष और y अक्ष भी आएंगी साथ में। तो देखिए ये वाला हमने रीजन बना दिया, लाल रंग से बनाया है, ये आप देख भी सकते हो। अब यहां पर आप देखो कि आपके पास एक उभयनिष्ठ बिंदु यहां पर ये भी आ रहा है, अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको बिंदु ई बोल देते हैं। तो अगर आप ग्राफ में देखोगे ये बिंदु कौन सा है, तो आपको मिलेगा ये 4,3 वाला बिंदु है। अब अगर आप इसको चेक कर सकना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए हम करते हैं x + 2y बराबर 10, इसको लिख लिया, और 3x + y बराबर 15। अब देखिए मैं इसमें 3 का गुणा कर देता हूं पहली समीकरण में और घटा देता हूं दूसरे समीकरण को। तो देखो ये 3x हो गया होगा अब यहाँ पर, तो घटाया तो कैंसिल हो गया, ये 6y हो गया होगा, घटाया तो 5y हो गया, ये 30 हो गया होगा, घटाया तो 15 हो गया होगा। तो y का मान देखो यहाँ से 3 आ गया। y की वैल्यू आप कहीं भी लगा दो किसी भी एक इक्वेशन में, तो x का मान आपके पास 4 आ जाएगा। तो आपके पास देखो 4,3 हमने बीजगणितीय विधि से निकाला, उससे भी मिल गया, और आपने ग्राफ पर आप सॉल्व कर रहे होगे तो उससे भी। तो आप इससे चेक कर सकते हो एक तरीके से कि आपका ये सही आया है नहीं आया ग्राफ से। अगर गलत आया तो आप समझ लेना कि आपने ग्राफ कहीं ना कहीं गलती की हुई है बनाने में। तो अब आप ये देखो कि हमारे पास इस क्षेत्र में 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, एक बिंदु O, बिंदु C, बिंदु E और बिंदु B। तो चलिए इन सभी बिंदुओं पर हम Z का मान निकालकर चेक करेंगे। तो देखिए पहला बिंदु था O अर्थात मूल बिंदु, दूसरा बिंदु हमारे पास था C 5,0 वाला बिंदु, फिर देखिए हमारे पास था बिंदु E 4,3, तो देखिए हमने ये भी लगा दिया, और फिर एक बिंदु हमारे पास है बिंदु B 0,5। इन सभी बिंदुओं पर हम चेक करेंगे Z का मान, और Z आपके पास देखिए दिया हुआ है 3x + 2y, और आपको न्यूनतमीकरण करना है अर्थात न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब आप यहां पर Z का न्यूनतम मान निकालेंगे, तो Z = 3x + 2y, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा, तो ये तो मैंने यहां पर देखो सब में लिख ही दिया। अब आप ये देखो यहां से कि मूल बिंदु अर्थात x का मान 0 और y का मान 0 हमने यहां पर लगाया, तो ये भी 0 हो गया, और y का मान 0 लगाया तो 2 × 0 ये भी 0 हो गया, z की वैल्यू 0 मिल गई। फिर आप देखो यहां से आपके पास ये देखिए ये हो जाएगा C 5,0, तो z का मान निकालेंगे तो x का मान 5 और y का मान 0 लगाओगे, तो देखो x का मान 5 लगाया तो ये 15 हो गया, और यहाँ पर y का मान 0 लगाया तो ये 0 हो गया, तो टोटल वैल्यू 15 हो गई जोड़कर। फिर देखो यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 3 लगाना है, तो देखो ये 12 हो गया, और यहाँ पर y की वैल्यू 3 लगाई तो ये 6 आ गया, तो टोटल मिलकर ये 18 आ गया। इसी तरीके से अब आप ये देखो कि यहाँ पर z का मान जब निकाल लें तो x का मान 0 और y का मान 5 लगाओगे, 0 लगाया तो ये 0, y का मान 5 लगाया तो ये 10 आ गया, तो z का मान आपके पास देखिए 10 आ गया यहाँ से। अब आप देखो कि आपको तो यहाँ पर बोला गया था न्यूनतमीकरण करना है, तो न्यूनतमीकरण करना है अर्थात न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन सभी में न्यूनतम वैल्यू तो आपके पास 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z की जो न्यूनतम वैल्यू अर्थात मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, और वो आपके पास मूल बिंदु पर आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि आपको z = x + 2y इसका न्यूनतमीकरण करना है अर्थात इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और देखिए आपके पास जो अवरोध दिए हुए हैं वो हैं 2x + y ≥ 3, x + 2y ≥ 6, और बोला गया है x तथा y 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। और देखिए आपको आगे बोला गया है कि आपको ये भी दिखाना है अर्थात सिद्ध करना है कि z का जो न्यूनतम मान है वो 2 से अधिक बिंदुओं पर घटित हो रहा है।
तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो रीजन है जिसमें बोला गया है x और y 0 या 0 से बड़े होने चाहिए, ये तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास दो असमीकाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इनको समीकरण बना के इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर से यदि हल कर रहे हैं तो हमने देखो ये y एक्सिस बना दी और ये x अक्ष बना दी। तो अब आप ये देखो, सबसे पहली रेखा तो हमारे पास है 2x प्लस वाई। अब ये देखो असमीका दी थी तो हमने बराबर करके लिख दिया 3। फिर आप देखोगे x बटे 3/2 आ जाएगा प्लस y बटे 3 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए x का गुणांक मुझे 1 रखना होता था अंश में, लेकिन यहाँ पर तो 2 था तो मैं 2 को नीचे ले आ गया, तो ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इस तरीके से आपके पास बिंदु आ जाएगा 3/2, 0 और दूसरा बिंदु देखिए आपके पास आ जाएगा 0,3। तो इस तरीके से आप देखो यदि इन बिंदुओं को दिखाएंगे तो एक तो आया 3/2, 0, ये आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा बिंदु ए, और बिंदु बी है 0,3, ये आपके पास देखिए यहां पर कहीं आ गया। ये हमारे पास मूल बिंदु हो ही गया 0,0, जिसको हमने ओ बिंदु से प्रदर्शित कर दिया। अगर मैं ए और बी को जोड़ देता हूं तो मेरे पास ये वाली रेखा आ जाएगी। तो देखिए मैंने ए और बी को जोड़ दिया, और अब देखिए मैं यहां पर बी और ए को एक बार जोड़ देता हूं। तो ढंग से जोड़ा तो हमने, देखो कुछ इस तरीके से आ गया और बी को हमने पीछे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से देखो ये आपके पास आ गया है। अब आप ये देखो कि हमें तो ये चाहिए कि x प्लस 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन का मतलब तो आपको कोई ना कोई एक बिंदु रखकर चेक करना पड़ेगा कि वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 0,0 रखकर चेक करेंगे, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 रखा, तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये आया। तो आपको समझ में आया ये तो गलत है बिल्कुल ही, 0 तो 3 से बड़ा होता ही नहीं है, ना ही बराबर होता है। तो इसका मतलब आपको वो वाला चित्र लेना होगा जिसमें 0,0 नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 0,0 ने संतुष्ट नहीं किया। इसका मतलब हमें वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 उपस्थित ही ना हो, अर्थात आप ये वाला चित्र ले लेंगे। तो देखो इस तरीके से आपके पास ये रीजन आ गया, इसको मैंने पीले रंग से दर्शा दिया। अब आप देखोगे कि आपके पास दूसरी जो रेखा है वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहां पर हमने बराबर करके लिख दिया। तो इस तरीके से आ जाएगा x बटे 6 प्लस y बटे 3 बराबर 1, अर्थात 6,0 एक बिंदु आ गया और एक बिंदु आपके पास 0,3 आ गया। तो अब आप देखो 0,3 और 6,0, तो 6,0 आपके पास यहां पर कहीं आएगा, मान लीजिएगा उस बिंदु को हमने C बोल दिया, और 0,3 तो यही वाला बिंदु हो जाएगा। तो अभी हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं, B और C को। तो देखा आपने B और C को हमने जोड़ा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि अब आपको भी यहां पर देखिए ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो हम 0,0 लगा देते, क्योंकि हमें 0,0 के बारे में पता है कि ये बिंदु यहां पर है। आप कोई और बिंदु भी ले सकते हैं जो आपको निश्चित स्थिति पता है, जैसे हमें बिंदु ए की स्थिति पता है, जैसे आप ए पर ही चेक करना चाहते हो, मान लीजिएगा मैं आपको इससे भी करके दिखा देता हूं। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 ये था। बिंदु ए है 3/2, 0, तो x का मान 3/2 लगाया, y का मान 0 लगाया, तो ये आ गया 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब आपको ये देखना है क्या ये सही है, तो आपको समझ में आ रहा है ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 3/2 तो 6 से कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3/2, 0 जो ए वाला बिंदु है वो इस रीजन में नहीं आना चाहिए, मतलब दूसरी तरफ वाला हमें क्षेत्र लेना होगा। तो दूसरी तरफ वाला क्षेत्र देखिए लाल वाली रेखा के ये वाला आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अब आप देख रहे हो कि जो पीला वाला क्षेत्र था वो तो ये सब था पूरा, ये पीला वाला क्षेत्र तो पूरा चलता रहेगा, हरा वाला क्षेत्र ये आ गया, तो आपको तो उभयनिष्ठ क्षेत्र लेना होगा। तो उभयनिष्ठ क्षेत्र अब आप देख सकते हैं आपके पास देखो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, मतलब ये वाला देख सकते हैं, मैं लाल से बना रहा हूं यहां पर, ये वाला पूरा रीजन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना था कि मेरे को तो मिनिमम वैल्यू निकालनी थी जेड की, अर्थात न्यूनतम वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए अब हमारे पास बिंदु है बिंदु बी और सी, तो इन पर देख लेते हैं। बिंदु बी है आपके पास 0,3 और बिंदु सी है आपके पास 6,0। तो देखिए आपके पास जो जेड है वो तो देखो दोनों में फिक्स ही रहेगा, x प्लस 2y, और यहां पर भी जेड तो फिक्स ही रहेगा x प्लस 2y। अब आप देखोगे कि यहां पर हम वैल्यू लगा देते हैं, तो जेड बराबर
x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 लगाओगे, तो ये 0 प्लस y की वैल्यू 3 लगाओगे तो 2 गुणा 3 6 आ गया, तो z की वैल्यू यहाँ पर 0 प्लस 6 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो x का मान आपको 6 लगाना होगा और y का मान 0 लगाना होगा, तो ये 6 प्लस 0 अर्थात यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो आपने देखा कि b वाले बिंदु पर भी 6 आ रहा है और c वाले बिंदु पर भी वैल्यू सेम ही आ रही है, मतलब इन दोनों बिंदुओं पर आपके पास z का एक ही मान आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा पर b और c को मिलाने वाली रेखा पर आप कोई सा भी बिंदु ले लें, b और c को मिलाने वाली रेखा देखिए ये वाली थी x प्लस 2y बराबर 6, और जो a और b को मिलाने वाली रेखा थी वो थी 2x प्लस y बराबर 3, अर्थात x प्लस 2y बराबर 6 जो लाल वाली रेखा है इस पर आप कोई भी बिंदु आप ले लीजिएगा और आप मान निकालेंगे यदि इसका देखिए x प्लस 2y का, तो वो हमेशा 6 ही आएगा, क्योंकि आप देखो x प्लस 2y बराबर 6 आया है और x प्लस 2y जो रेखा थी उसी को आपको न्यूनतम दिखाना था। देखिए z भी यही है x प्लस 2y और रेखा में भी x प्लस 2y है, तो इस तरीके से आपके पास आपको पता लगेगा कि z का जो न्यूनतम मान आएगा वो आएगा 6, और वो कोई सा भी बिंदु आप ले लीजिएगा वो हमेशा 6 ही आएगा, न्यूनतम अधिकतम चाहे कैसा भी मान आप ले लीजिएगा हमेशा आपके पास 6 ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूं ये जो 6 आया है वो x प्लस 2y बराबर 6 जो रेखा थी के प्रत्येक बिंदु पर आएगा। चलो अब देखो प्रश्न संख्या 7 में बोला गया है कि जो ये अवरोध हैं इनके अंतर्गत z इक्वल टू 5x प्लस 10y का न्यूनतमीकरण करना है तथा अधिकतमीकरण भी करना है, अर्थात आपको न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों ज्ञात करने हैं। और देखिए जो आपके पास प्रतिबंध है अर्थात जो अवरोध है वो है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपके लिए प्रथम चतुर्थांश की बात की जा रही है तथा x और y अक्ष भी सम्मिलित होनी चाहिए, क्योंकि देखो बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इसको तो केवल आप ऐसे ही समझ लिए, मैं आगे आपको ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर 3 असमीकाएं हैं, तो इन 3 असमीकाओं से सबसे पहले तो आप समीकरण बनाकर इनको प्लॉट करेंगे अर्थात कार्तीय तल पर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखो y अक्ष और x अक्ष बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने y अक्ष बना दिया और ये हमने देखिए x अक्ष बना दिया। अब आप ये देखो कि सबसे पहली जो रेखा है वो है x प्लस 2y बराबर 120, मैंने असमीका दी हुई थी समीकरण बना दिया, तो ये आ गया x बटे 120 प्लस 2y बटे 120 बराबर 1। तो यहां से देखिए x बटे 120 प्लस y बटे 60 बराबर 1 आपके पास ये आ जाएगा। अब आप ये देखो यहां से आपको जो बिंदु मिला है वो मिल जाएगा 120,0 एक बिंदु और y अक्ष पर अंतःखंड 60 है अर्थात 0,60 मिल जाएगा एक बिंदु। तो देखो ये तो आपके पास मूल बिंदु है O जिसको हमने बोल दिया 0,0। 120,0 देखिए यहां पर कहीं आएगा, मान लीजिएगा इसको मैंने A बिंदु बोल दिया, और 0,60 देखिए यहां पर कहीं आएगा आपके पास, तो मैंने मान लीजिएगा यहां पर बोल दिया बिंदु B जिसके निर्देशांक हो गए 0,60। तो अभी हम A और B को मिला देते हैं आपस में। तो देखो हमने B से A को जोड़ दिया, तो ये हमारे पास देखो AB वाली रेखा आ गई, यही रेखा है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 120 वाली। अब आप ये देखो कि आपको लेस देन का चिन्ह दिया हुआ है, अर्थात आपको ये बताना है कि कौन सा वाला क्षेत्र आना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगा कर देखो, तो 0 प्लस 0 ये आ गया, तो आपको समझ में आया 0 लेस देन इक्वल टू 120 आया आपके पास। अब देखो क्या ये बिल्कुल सही है, आपको समझ में आएगा ये तो बिल्कुल ही सही है क्योंकि 0 तो 120 से छोटा होता ही है। तो आपको वो क्षेत्र ले लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो। तो 0,0 देखिए इधर की तरफ आ रहा है, मतलब आपको देखो ये वाला क्षेत्र ले लेना है पूरा। तो इस तरीके से आपने देखो पहली वाली असमका के लिए तो क्षेत्र निकाल दिया कि आखिर कौन सा क्षेत्र होना चाहिए। अब देखो दूसरी वाली असमका के लिए हमें यहां पर देखो बोला गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो मैं समीकरण बना देता हूं, तो ये आ जाएगा। तो यहां से देखो x बटे 60 प्लस वाई बटे 60 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब 60,0 और 0,60 आपके पास दो बिंदु ये आ गए। तो देखो 60,0 आपके पास यहां पर कहीं आएगा, मान लीजिएगा बिंदु C हो गया, और बिंदु B 0,60 तो पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं।
तो अब आप इन बी और सी को मिला देंगे। तो अगर आप बी और सी को मिलाएंगे तो देखो कुछ इस तरीके से आपके पास ये एक रेखा आ जाएगी, लाल रंग से हमने बनाई है। तो ये जो लाल रंग से रेखा बनाई है ये है आपके पास x प्लस वाई बराबर 60 वाली। अब आपको ये देखना है कि यहां पर तो ग्रेटर देन का चिन्ह है, तो हमें जो बिंदु पता हो, जिस बिंदु के बारे में हमें निश्चित पता है कि ये रेखा के किधर की तरफ है, तो हम उस बिंदु के लिए देख लेते हैं। जैसे 0,0 सबसे आसान होता है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगाकर आप देखो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आ गया। ये आप देखो क्या ये सही है, तो आपको पता लगेगा ये तो गलत है, 0 तो कभी भी 60 से बड़ा होगा ही नहीं। तो इसका मतलब हमें वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा हो, क्योंकि 0,0 संतुष्टि नहीं कर रहा। तो अब देखिए 0,0 तो इधर बाईं तरफ था लाल वाली लाइन के, तो हमको दूसरी तरफ वाला क्षेत्र लेना होगा। मतलब इधर वाला हमने देखो क्षेत्र ले लिया, यहां से हरे रंग से मैं दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए लाल रेखा के, तो ये वाला आपके पास क्षेत्र आ जाएगा। अब आपने देखो ये भी कर दिया। अब तीसरा आपके पास जो रेखा बची है वो है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रेखा है, तो ये आपके पास कोई भी एक बिंदु तो देखो 0,0 है। अब ये यहां पर आप वो नहीं कर पाएंगे कि आप अंत्यखंड निकालें, क्योंकि देखो बराबर के दूसरी तरफ आपके पास 0 है, तो 0 से तो भाग कभी दे ही नहीं सकते। तो आपको कोई एक और बिंदु निकालना पड़ेगा। तो वो आप कैसे भी निकाल सकते हो, चाहे x का मान आप 2 रख दो, y का मान निकाल कर देखो, तो y का मान 1 आ जाएगा। तो आपको मिलेगा कि 0,0 और 2,1 से गुजरने वाली रेखा आपको बनानी है। तो देखिए 2,1 तो आपके पास यहां पर कहीं आएगा, तो 0,0 और 2,1 मान लीजिएगा ये बिंदु है आपके पास, बिंदु D 2,1। तो अब आप 0 मतलब बिंदु O और बिंदु D इनको जोड़ दीजिएगा। तो देखो बिंदु O से हमने बिंदु D को जोड़ा, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपके पास ये रेखा एक आ गई है, ये आ गई है x माइनस 2y बराबर 0 वाली रेखा। अब आप देखो कि यहां पर आपको बोला गया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक बिंदु आप ले लो। अब 0,0 नहीं लेंगे क्योंकि वो तो उसी लाइन पर आ रहा है। तो देखो जैसे आप 60,0 120,0 या 0,60 कोई सा भी आप बिंदु ले लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमने 0,60 अर्थात बी वाला बिंदु लिया, तो आपके पास है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये समीका। हमने बिंदु बी लिया है जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 60 है, तो कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये माइनस 120 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया। तो आपको देखना है क्या ये सही है या गलत है। तो आपको समझ में आएगा ये तो आपके पास बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें बी वाला नहीं आ रहा हो, बिंदु बी नहीं आ रहा हो। बिंदु बी नहीं आ रहा हो मतलब आप देखिए आपको ये वाला क्षेत्र लेना होगा। तो देखा आपने ये वाला क्षेत्र आपके पास आ गया, देख सकते हैं आप। तो अब आपने जब तीनों समीकरण देख ली, तो अब आपको देखना है कि प्रथम चतुर्थांश में इन तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा आ रहा है। तो आप देखो प्रथम चतुर्थांश में इन तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र आपके पास देखो ये वाला आ रहा है। यहां पर ये जो मैंने लाल से, हरे से और नीले से, वो सॉरी पीले, हरे और नीले से रेखाएं बनाई थी, उनका उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस तरीके से देखो ये वाला रीजन आपके पास आ गया, कॉमन रीजन। तो ये पॉइंट ही बेसिकली आपका संगत क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र। तो इसमें आपको देखो बिंदु ए मिल रहा है, बिंदु सी मिल रहा है, एक बिंदु ये मिलेगा बिंदु ई, और एक बिंदु ये मिलेगा बिंदु एफ। अब आपको बिंदु ई और बिंदु एफ के निर्देशांक कैसे भी पता लग जाए, तो यहां से देखो आप तो ग्राफ पेपर पर सॉल्व कर रहे होगे, तो बिंदु ई के निर्देशांक ग्राफ पेपर पर यदि आप देखेंगे तो आपके पास आएंगे 40,20, और बिंदु एफ के निर्देशांक यदि आप देखोगे ग्राफ पेपर पर तो आपके पास आएंगे 60,30। अब यदि आप इसको अलग से निकालना चाहते हैं बीजगणितीय विधि से, तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। देखिए जो बिंदु ई है वो लाल वाली रेखा अर्थात x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0, इन दोनों का कटान बिंदु है। तो चलिए बिंदु ई के लिए हम देखते हैं x प्लस वाई बराबर 60 और x माइनस 2y बराबर 0, इन दोनों का कटान बिंदु निकालने हैं। तो अभी हम देखिए घटा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया ये। 3y बराबर 60 माइनस 0 अर्थात 60, तो y का मान देखो 20 आया, किसी एक रेखा में रख दीजिएगा, तो x का मान देखिए आपके पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से 40,20 आ गया आपके पास, आपने यहां से चेक भी कर लिया अपना। अब हम f वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो जो f वाला बिंदु है वो आपके पास x माइनस 2y बराबर 0 और ये जो रेखा है x प्लस 2y बराबर 120, इससे आया है। तो देखिए मैं इनको सॉल्व कर देता हूं एक बार।
x प्लस 2y बराबर 120 और x माइनस 2y बराबर 0। अगर हम इनको जोड़ दें तो देखो जोड़ने पर ये सब कैंसिल हो गए। तो देखो ये 2x बराबर 120 आया, तो x का मान आपके पास देखो 60 आ गया। और किसी भी एक समीकरण में आप x का मान लगा दो तो y का मान आपके पास 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया। तो अब आपको देखो 4 पॉइंट मिल गए हैं, बिंदु A, C, E और F। तो इन चारों पॉइंट पर आप Z का मान निकालोगे। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं लिख लेता हूं पॉइंट A, वो आपके पास है देखिए 120,0। फिर बात आती है पॉइंट C की। पॉइंट C है आपके पास 60,0। फिर बात आती है पॉइंट E की, वो अभी हमने देखिए निकाला है 40,20। और पॉइंट F ये है 60,30। देख सकते हैं हमने ये चारों बिंदु लिख लिए। अब आपको तो जो Z दिया है उसका न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकालना है। तो Z तो बेसिकली सब में सेम ही रहेगा। तो Z है 5x प्लस 10y। तो यहां पर भी आपने लिख दिया Z इक्वल टू 5x प्लस 10y। तो ये तो देखो आपने सब में लिख ही दिया है। अब क्या करना है कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है अलग अलग और लगा देनी है हर किसी भाग में। और आपको देखना होगा कि z किस में मैक्सिमम आ रहा है और किस में मिनिमम आ रहा है। तो देखो जैसे x इसमें 120 है और y 0 है, तो 120 इंटू 5 करोगे तो 600 आ गया, प्लस यहाँ y की वैल्यू 0 लगाओगे तो ये आ गया। तो z इक्वल टू 600 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आप यदि चेक करोगे तो x का मान यहाँ पर 60 लगाना होगा और y की वैल्यू 0 लगानी होगी। तो देखियो 60 इंटू 5 करोगे तो 300 आ गया, y की वैल्यू 0, तो z इक्वल टू टोटल 300 आ गया आपके पास। अब यहां पर आप देखो z इक्वल टू x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 20 लगानी होगी। तो 5 इंटू 40 200 आ गया और 10 इंटू 20 ये भी आपके पास 200 आएगा। तो आपने देखा z इक्वल टू आपके पास 400 आ गया। यहां पर आप देखो x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30 लगाएंगे। तो x की वैल्यू 60 लगाएंगे तो ये 5 इंटू 60 300 आ गया, प्लस यहां पर लगाओगे तो ये 10 इंटू 30 ये भी 300 आ गया। तो z की वैल्यू यहां पर 600 आ जाएगी। तो आपके पास यही चार बिंदु मिलते थे। हमने आपको बताया था इन्हीं चारों बिंदुओं पर अधिकतम पूछा हो या न्यूनतम पूछा हो, होगा इन्हीं चारों बिंदुओं में से ही कोई ना कोई बिंदु। तो अब आप देखो कि अधिकतम मान आपको देखो यहां पर ये मिल रहा है 600 वाला, जो यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है। तो जो z है और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 600 आएगी। और वो देखिए आपके पास दो बिंदुओं पर मिल रही है, जो कि बिंदु हैं आपके पास बिंदु A 120,0 तथा एक बिंदु है F 60,30। अब इसी तरीके से Z मैक्सिमम आ गया। अब Z की मिनिमम वैल्यू भी आपको निकालनी थी क्योंकि न्यूनतमीकरण भी करना था। तो वो देखिए सबसे कम वैल्यू आपके पास ये 300 वाली आ रही है। तो Z की न्यूनतम वैल्यू 300 आ रही है और वो बिंदु C पर आ रही है जिसके निर्देशांक हैं 60,0। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपने देखा कि यहां पर आपको ऐसे भी बोल सकता है कि वो दोनों एक ही क्वेश्चन में निकलवा ले। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एक क्वेश्चन से केवल एक ही वैल्यू आ सकती है कि न्यूनतम वाली या अधिकतम वाली। अगर आप चाहें तो दोनों वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। यहां पर भी आपको एक z दिया हुआ है x प्लस 2y। इसका न्यूनतम मान अर्थात न्यूनतमीकरण करना है तथा अधिकतमीकरण भी करना है। तो आपने देखा इस प्रश्न में भी आपको दोनों बातें निकालनी है, न्यूनतम तथा अधिकतम मान। और देखिए आपके पास जो अवरोध दिए हुए हैं वो हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 200 और दिया हुआ है कि x और y 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। तो यहां से देखो इससे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्योंकि x और y दोनों 0 से बड़े बोल दिए हैं और बोला गया है कि ये बराबर भी है अर्थात x और y एक्सिस भी आप इंक्लूड कर लोगे। तो अब बेसिकली आपके पास ये तीन असमीकाएं हैं अर्थात तीन समीकरण बन सकते हैं। और अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो तीन लाइन आप बनाओगे। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो मैं x अक्ष और y अक्ष बना लेता हूं। तो देखिए ये हमारे पास हमने y अक्ष बना दिया और ये x अक्ष बन गया। अब आप ये देखो पहली वाली लाइन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यहां पर मैंने बराबर 100 करके लिख दिया है। अब इसके बाद आप क्या करो कि 100 से भाग कर देते थे तो x बटे 100 प्लस देखो ये 2y बटे 100 आ जाएगा तो मैं y बटे 50 लिख सकता हूं। तो ये आ गया।
अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर अंत्यखंड 100 हो गया, मतलब 100,0 बिंदु होना चाहिए, और y अक्ष पर अंत्यखंड 50 हो गया, अर्थात 0,50 एक बिंदु होना चाहिए। तो देखिए ये तो हमारे पास मूल बिंदु आ गया, अर्थात O, जिसके निर्देशांक हो गए 0,0। ये देखिए एक बिंदु हो गया, मान लीजिएगा बिंदु A 100,0, और ये आ गया आपके पास बिंदु B 0,50। फिर आप देखो कि अब हम A और B इन बिंदुओं को जोड़ देते हैं और एक लाइन बनाएंगे। तो देखो हमने जोड़ा, एक लाइन बन रही है आपके पास, लाल रंग से हमने बनाई है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का समीकरण है आपके पास x प्लस 2y बराबर 100। फिर बात करते हैं 2x माइनस वाई लेस, अच्छा पहले तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि इसमें तो असमिका थी, तो हमें एक क्षेत्र देखना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो x का मान 0 और y का मान 0 लगाकर एक बार चेक करो। तो देखो x का मान हमने 0 लगाया, y का मान भी 0 लगाया, तो कुछ इस तरीके से आ गया 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 100। तो आपको समझ में आया ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 0 तो 100 से छोटा होता है, जबकि यहां पर है बड़ा है, ऐसा दिया गया, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब हमें वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा हो, क्योंकि 0,0 संतुष्टि नहीं कर रहा, तो हमें दूसरा वाला क्षेत्र लेना पड़ेगा बाकी। तो अब देखिए जो दूसरा वाला क्षेत्र है, मतलब 0,0 के अलावा वो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, जिसको मैं देखिए पीले रंग से ऐसे दर्शा रहा हूं। अब उसके बाद आप ये देखो कि अब हम यहां पर दूसरी वाली रेखा लेते हैं, 2x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर आपको अब ये समझ में आ रहा है कि ये बराबर 0 हमने लिख दिया, क्योंकि हम तो रेखा बनाते थे। अब 0 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाता है। तो अब यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया 0,0 से पास हो रही है। अब कोई भी एक बिंदु और आपको चाहिए होगा, तो मान लीजिएगा वो बिंदु है आपके पास, आप x की वैल्यू 1 ले लीजिएगा मान लीजिएगा, तो y की वैल्यू आप देखो 2 आ जाएगी आपके पास। तो 0,0 और 1,2 यदि आप देखोगे आपके पास यहां कहीं बिंदु आएगा, मान लीजिएगा ये बिंदु आपके पास C आ गया 1,2। तो अब आप O और C इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे। तो देखो O और C को यदि हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। और अब आपको ये देखना होगा कि कौन सा क्षेत्र आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो यहां पर मैं रेखा लिख देता हूं, 2x माइनस वाई बराबर 0। अब आपको देखो क्षेत्र चाहिए होगा कि आखिर कौन सा क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो असमिका का चिन्ह बना हुआ है। तो एक कोई भी बिंदु जिसके बारे में आपको पता हो वो लगाकर देखो। अब 0,0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो इसी रेखा पर आ रहा है। तो यहां पर हम कोई और बिंदु लगाकर देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रेखा लिख लेता हूं, 2x माइनस वाई बराबर 0 थी, लेकिन असमिका बना दी हमने। अब देखो बिंदु बी हमें पता है इस वाली रेखा के किधर स्थित है, बाईं तरफ स्थित है, हमें ये पता है, अर्थात स्थिति हमें निश्चित पता है इसकी। तो अगर मैं बी वाला बिंदु इसमें लगाऊं तो 0,50, तो देखो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई की वैल्यू 50, ये कुछ इस तरीके से आ गया, माइनस 50 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर आप ये देखो कि ये तो आपके पास बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस 50 तो 0 से छोटा ही होता है। तो आपको ये समझ में आया कि चूंकि बिंदु बी ने इस असमिका को संतुष्ट कर दिया, अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिस क्षेत्र में बिंदु बी आ रहा हो। देखो इस तरीके से आपके पास ये वाले क्षेत्र में देखो बिंदु बी आ रहा था इस रेखा के लिए, तो आपने देखो ये वाला क्षेत्र यहां पर ऐसे बना दिया। अब ये आपने बना दिया। अब तीसरी जो समीकरण है वो है आपके पास 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, लेकिन यहां पर हमें तो समीकरण बनाना है, तो बराबर 200 हो गया। तो x बटे 100 प्लस वाई बटे 200 बराबर 1, ये आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब x अक्ष पर अंत्यखंड 100 हो गया, तो 100,0 एक बिंदु है, और y अक्ष पर अंत्यखंड 200 हो गया, अर्थात 0,200 एक बिंदु आ जाएगा। तो देखो 100,0 तो पहले से ही बिंदु बना हुआ है, बिंदु ए, तो इसको तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं। 0,200 देखिए यहां पर कहीं आएगा, मान लीजिएगा हमने बिंदु डी बोल दिया। तो अब हम बिंदु ए और डी को आपस में मिला देते हैं। तो देखिए बिंदु ए और डी को यदि हम मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब जब आपने देखो ये रेखा बना दी, ये है 2x प्लस वाई बराबर 200, लेकिन आपको तो असमिका दी हुई थी, अर्थात आपको तो क्षेत्र चाहिए होगा। कौन सा क्षेत्र आपको चाहिए जो इस असमिका को संतुष्ट करता हो। तो अब देखो हम 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 इसको देखेंगे कौन सा क्षेत्र इसमें आएगा। अब देखो कोई भी एक ऐसा बिंदु ले लो जो इसको संतुष्ट नहीं करता हो, मतलब इस लाइन पर ना हो, और जिसकी स्थिति आपको पता है। जैसे आप देखो बिंदु सी बी ए ओ, कोई सा भी बिंदु आप ले सकते हो, कोई भी एक बिंदु। सबसे आसान होता है बिंदु ओ लेना, अर्थात मूल बिंदु। x की जगह 0 लगाएंगे,
y की जगह भी 0 लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 200। तो ये आपको समझ में आएगा, ये तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 आ रहा हो, क्योंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है। तो आप देखो इस नीली वाली लाइन के लिए आपके पास देखो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, देख सकते हैं आप, इधर वाला क्षेत्र हमने ले लिया। अब आपको ये देखना है कि आपने तीनों रेखाएं तो दर्शा दी, अर्थात तीनों असमीकान दर्शा दी। ये आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश को प्रदर्शित कर रहा है। तो अब इन तीनों का उभयनिष्ठ बिंदु आपको, उभयनिष्ठ क्षेत्र आपको देखना है प्रथम चतुर्थांश में। तो आप देखिए इन तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में, देखिए ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो आपने लाल, नीली और हरे से जो रेखाएं बनाई थी वो यहाँ पर, सॉरी, पीली, नीली और हरे से जो रेखाएं बनाई थी वो सब यहाँ पर आ रही हैं। तो यही आपका उभयनिष्ठ क्षेत्र आ जाएगा, जिसको मैं लाल रंग से यहाँ पर आप देख रहे हैं दर्शा रहा हूं। तो ये आपका क्षेत्र आ गया संगत क्षेत्र। अब यदि ये आपके पास संगत क्षेत्र आ गया है तो आप देखो यहां पर आपके पास कुछ बिंदु आएंगे। जैसे आप देखिए यहां पर एक बिंदु ये आ रहा है, मान लीजिएगा ये बिंदु है बिंदु ई, और एक बिंदु ये आ रहा है, ये मान लीजिएगा बिंदु एफ है। तो आपको बिंदु ई और एफ के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो अगर आप ग्राफ पेपर पर ऑब्वियस सी बात है बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने को बोला गया है इन सभी प्रश्नों को। तो आप देखोगे ग्राफ में बिंदु ई के निर्देशांक होंगे 20,40 और बिंदु एफ के निर्देशांक होंगे 50,100। अब अगर आप चाहते हैं इसको चेक करना तो आप चेक भी कर सकते हो। देखो बिंदु एफ जो है वो नीली वाली रेखा और ये हरी वाली रेखा, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है, अर्थात 2x - y = 0। और ये देखिए हमने बनाई है अभी 2x + y = 200, इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु हम निकालते हैं। तो देखिए बिंदु एफ के लिए अब हम निकाल रहे हैं 2x - y = 0, और देखिए अपने पास यहां पर है आपके पास 2x + y = 200। अब यदि हम इनको जोड़ दें तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, तो ये आ जाएगा 4x = 200। तो x बराबर आपके पास 50 आ जाएगा। अब अगर x = 50 आपके पास आ गया तो y का मान अगर आप निकालोगे यहां से तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से बिंदु f देखिए आपके पास आ गया 50,100। हमने देखो एल्जेब्रिक मेथड अर्थात बीजगणितीय विधि से भी निकाला, तब भी वही आ रहा है, और देखो ग्राफ से भी वही आ रहा था। इसी तरीके से बिंदु ई निकालोगे तो अब आपको इसका और इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना होगा। तो देखिए x + 2y = 100, ये बिंदु ई के लिए हम चेक कर रहे हैं, और 2x - y = 0, इनके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो दूसरा समीकरण है उसमें 2 का गुणा कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं। तो देखो ये कट जाएगा, क्योंकि आप देखो ये माइनस का 2y हो गया होगा जब 2 से गुणा किया। देखो ये 4x है और ये x 1 है, तो ये 5x हो गया, बराबर 0 में 2 का गुणा किया तो 0, और ये 100 है आपके पास। तो x का मान देखिए यहां से 20 आ गया, y का मान देखिए यहां से आपके पास 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से बिंदु ई के निर्देशांक आपके पास आ गए 20,40। तो आप देख भी सकते हो यहां से हमारे पास 20,40 ही आए हैं। तो अब आपको जब ई और एफ के निर्देशांक मालूम पड़ गए तो अब आपको जेड का न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है। तो आप देखो जो क्षेत्र आया है वो आपके पास ये वाला क्षेत्र आया है, तो इसमें बिंदु बी आ रहा है यहां पर, बिंदु डी आ रहा है यहां पर, बिंदु एफ ये है और बिंदु ई है, मतलब इन चारों बिंदुओं पर आपको चेक करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम बिंदु बी लिख लेते हैं। बिंदु बी है देखिए आपके पास यहां पर 0,50। फिर देखिए बिंदु डी है आपके पास यहां पर 0,200। बिंदु ई है आपके पास 20,40 और बिंदु एफ है आपके पास 50,100। फिर आप देखो यहां पर जो आपके पास जेड दिया हुआ था वो था x + 2y। अब यहां पर मैं आपको कुछ स्पेस मतलब शॉर्ट में सिखाएंगे कुछ अलग विधि। यहां पर भी z = x + 2y है, यहां पर भी z = x + 2y है, ये भी x + 2y ही रहेगा क्योंकि z तो फिक्स ही रहेगा। अब आप देखो मैं आपको करके बाद में दिखाऊंगा, कुछ और चीज समझाना चाहता हूं। जैसे यहां देखो आपको बोला गया था कि x + 2y का आपको न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करना है, और आप देखो आपके पास जो एक असमीका थी उसमें भी x + 2y आ रहा था और बोला गया था x + 2y 100 या 100 से ज्यादा है। तो आप खुद सोचिएगा, आपको x + 2y का मान निकालना है और एक तरफ आपको बोल दिया गया कि ये वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा है। तो आप खुद समझेंगे कि x + 2y का सबसे कम वैल्यू जो होगी वो तो 100 होगी, क्योंकि आपको तो बोला गया है ये 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा, तो सबसे कम तो 100 ही आएगा। अब अधिकतम नहीं पता हमें कितना आएगा, क्योंकि 100 से ज्यादा तो ऐसे अनंत नंबर हो सकते हैं।
लेकिन न्यूनतम हमें तुरंत पता लग गया कि यहाँ से 100 तो आना ही चाहिए न्यूनतम वैल्यू। तो आप देखोगे कि न्यूनतम वैल्यू तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 100 होगी। तो अब देखो हम एक बार चेक करके भी देख लेते हैं जैसा हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखो हम वैल्यू निकाल लें, तो x का मान 0 लगाओगे और y का मान 50 लगाओगे, तो 0 प्लस 2 गुणा 50 तो ये 100 आ गया। तो z का मान 100 आ गया आपके पास। और देखो मैं आपको यहां पर ये भी बता सकता हूं कि कैसे कहां कौन कौन से बिंदु पर आएगी 100। तो देखो x प्लस 2y वाली लाइन तो ये वाली है, ये वाली लाल वाली। तो इस पर देखो बिंदु b आ रहा है और e आ रहा है, तो बिंदु b और e दोनों पर अगर आप देखोगे तो z का मान 100 आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। बिंदु e पर ही मान लीजिएगा, मैं पहले ही निकाल देता हूं आपको दिखाने के लिए। तो यहां पर देखो x का मान 20 और y का मान 40 लगाओ, तो ये आ गया 20 प्लस 40 गुणा 2 80 आ गया। तो z का मान 100 आ गया। तो आपने देखा b और e पर 100 ही आ रहा है। अब आगे देखते हैं और बिंदुओं पर। तो बिंदु डी पर देखते हैं, x का मान 0 और y का मान 200 लगाओ। तो 0 प्लस 200 गुणा 2 400 आ गया। तो z का मान आपके पास 400 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पर z का मान देखिए, x का मान 50 और y का मान 100 लगाओ, तो ये आ गया 50 प्लस 200, अर्थात z का मान आपके पास 250 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने वैल्यू निकाल ली z की हर जगह। तो आप देखो न्यूनतम वैल्यू तो 100 मिल रही है आपको और अधिकतम वैल्यू 400 मिल रही है। आपको तो दोनों वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ था कि आपको न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर मैं z मिनिमम लिख देता हूं। z मिनिमम आपके पास आया है 100। ये मैंने आपको देखो बिना सॉल्व करे ही आपको बताया था कैसे आप पता करते हैं। और ये आया आपके पास दो बिंदुओं पर, बिंदु बी पर जिसके निर्देशांक है 0,50 तथा बिंदु ई पर जिसके निर्देशांक है 20,40। और इसी तरीके से आपको अब z मैक्सिमम लिखना होगा, अर्थात z की अधिकतम वैल्यू। वो आपके पास देखिए इन सब में 400 आई है, तो z मैक्सिमम हो जाएगा 400 और वो आएगा बिंदु डी पर जिसके निर्देशांक है 0,200। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि आपको z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y का अधिकतमीकरण करना है, अर्थात मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि x 3 या 3 से बड़ा है, x प्लस वाई 5 या 5 से बड़ा है, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखिए आपके पास चार समीकरण हैं और इन चारों समीकरणों को आपको पहले प्लॉट करना होगा x और y एक्सिस पर। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए हम कार्तीय तल बना लेते हैं, अर्थात y अक्ष हमने बना दी देखिए, और यहां पर एक x अक्ष हमने बना दी है। सबसे पहला है आपके पास यहां पर x बराबर 3। तो x बराबर 3 वाली रेखा तो सबसे आसान होगी, तो वो देखिए x बराबर 3 सबसे पहले आप बनाएंगे, तो वो कुछ देखिए आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। x बराबर 3 कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहां पर आप देखो ये आपके पास मान लीजिएगा बिंदु a आ गया 3,0 वाला। अब बोला गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आपको देखो मूल बिंदु पता होता है कहां पर होता है, मूल बिंदु की पोजीशन सबको फिक्स होती है, सभी को पता है। अब यहां पर आप देखो कि अगर आप मूल बिंदु लगाओगे, अर्थात x की जगह 0 y की जगह 0 इसमें लगाओगे, तो ये आएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आपको समझ में आई ये तो गलत है, इसका मतलब मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, अर्थात आपको वो वाला क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु नहीं आता हो। मतलब आप ये वाला क्षेत्र देखो ले लेंगे, ये वाला क्षेत्र आपने ले लिया, इधर की तरफ जितना भी क्षेत्र आ रहा होगा आपके पास। फिर आप देखिए कि आपको आगे बोला गया है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो अब हम यहां पर समीकरण लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5 आ जाएगा। तो देखो चाहे आप 5 से भाग करके तब निकालें बिंदु, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं x को एक बार 0 रखो तो y का मान देखिए 5 आएगा, और एक बार y को 0 रखो तो देखिए x का मान आपके पास 5 आ गया। तो 0,5 और 5,0 ऐसे बिंदु होंगे जहां से ये रेखाएं गुजर रही होंगी। तो मान लीजिएगा ये हो गया 5,0 बिंदु B, और ये आपके पास हो गया बिंदु C 0,5। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 5 जो रेखा है वो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही होगी। तो अभी हम B और C बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। तो देखो B से C को हमने आपस में मिलाया तो ये पीछे ऐसे जा रही होगी। अब यहां पर आप ये देखो कि आपको तो ये असमीका भी हल करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं 0,0 एक बार लगाकर देख लेता हूं। तो देखो x की जगह 0 और y की जगह 0 लगाकर देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आया आपके पास।
यहाँ पर 5 आएगा। तो आपको समझ में आया ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 0 तो 5 से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर तो आया है कि 0 5 से बड़ा होना चाहिए। तो जब ये आपको पता लग गया है कि ये गलत है, तो आपको ये समझ में आया कि 0,0 तो इस असमीका को संतुष्ट ही नहीं कर रहा। अब चूंकि संतुष्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें वो क्षेत्र लेना होगा जहां पर 0,0 नहीं आ रहा होगा। तो देखिए वो क्षेत्र आपके पास नहीं आ रहा होगा, 0,0 वाला क्षेत्र, वो ये वाला हो जाएगा, जिसको मैं देखिए हरे रंग से यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा हूं। तो आपको देखो ये वाला क्षेत्र पता लग गया। अब हम तीसरी असमीका लेते हैं, वो है x + 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो इसको भी हम यहां पर देखो अलग से लिख लेते हैं। x + 2y बराबर 6 हमने समीकरण लिख दिया। अगर आप चाहते हो तो 6 से भाग करके आप अंत्यखंड बनाओ, नहीं तो एक बार x को 0 और एक बार y को 0 लगा के दो बिंदु निकालो। बात सेम ही होती है, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो अगर हमने 6 से भाग किया तो इस तरीके से आ जाएगा, x/6 + y/3 बराबर 1। तो आपको देखो x अक्ष पर अंत्यखंड 6 मिला, अर्थात 6,0 एक बिंदु आ गया। y अक्ष पर अंत्यखंड 3 मिला, अर्थात 0,3 एक बिंदु आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखो, ये आपके पास मान लीजिएगा बिंदु D आ गया 6,0, और ये आपके पास देखिए बिंदु E आ गया, मान लीजिएगा ये आपने 0,3 बोल दिया। तो इस तरीके से आपके पास ये दो बिंदु आ गए D और E। तो अगर आपको ये x + 2y बराबर 6 ये रेखा दर्शानी है, तो आप बिंदु D और E को आपस में जोड़ देंगे। तो D और E को देखिए आपस में जोड़ देते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। तो अब बात आती है कि आपको असमीका दी हुई थी यहाँ पर, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र आपके पास आएगा। तो यहाँ पर हम दोबारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगाकर देखेंगे, अर्थात हम देखेंगे मूल बिंदु इसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0 लगाई हमने, तो ये आया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। अब देखो ये भी आपके पास गलत है, अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें मूल बिंदु नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मूल बिंदु ने इसको संतुष्ट ही नहीं किया। तो देखिए 0,0 नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला क्षेत्र आपके पास आ जाएगा। देखिए ये क्षेत्र आपके पास आ गया। तो अब आप ये देखो कि आपके पास बोला गया है कि चौथा वाला है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि x अक्ष के ऊपर वाला, और चूंकि बराबर का चिन्ह है मतलब x अक्ष भी, तो x अक्ष तो देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये लाइन ही हो गई, और y ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है इससे ऊपर जितने भी बिंदु होंगे और इस लाइन पर जितने भी बिंदु होंगे वो सभी आपके पास आ रहे होंगे। तो अब आपको देखना है ऊपर की तरफ, मतलब x अक्ष के ऊपर की तरफ या x अक्ष पर वो सभी भाग देखने हैं जो इन तीनों भागों का उभयनिष्ठ हो, मतलब इन तीनों भागों के उभयनिष्ठ भाग आपको देखने हैं। अर्थात आपको जो देखो ये मैंने पीली रेखा, हरी रेखा और नीली रेखा यहां पर दर्शाई है, उन तीनों का कॉमन पार्ट आपको देखना है। तो देखो इन तीनों का कॉमन पार्ट आपके पास क्या आएगा, देखो ये वाला पार्ट है आपके पास, इसमें देखो तीनों पार्ट आपके पास आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा पार्ट जो है, ये पार्ट वो है जिसमें ये कॉमन आ रहे हैं तीनों, और ये हमेशा आप देख रहे हो y अक्ष सॉरी x अक्ष के ऊपर भी है, इस तरीके से आप देख रहे हो ये आपके पास आ जाएगा। अब जब ये आपके पास रीजन आ गया, तो अब आपको देखो अधिकतम मान निकालना है, लेकिन आप उसमें देखो कि पहले तो आपके पास कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं, जिन बिंदुओं को आपको निकालने की आवश्यकता यहां पर होगी। तो देखो एक तो बिंदु आपके पास ये वाला आ रहा है, एक बिंदु ये आ रहा है, और देखो बिंदु डी तो आपको पता लग ही रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत हमें है ही नहीं। मान लीजिएगा इस बिंदु को हमने G बोल दिया और इसको हमने H बोल दिया। तो अब बिंदु G अगर आप देखोगे ग्राफ पेपर पर, तो ये आएगा आपके पास 3,2, और बिंदु H यदि आप देखोगे ग्राफ पेपर पर, तो आपके पास ये आएगा 4,1। अब यदि आप इसको चेक करना चाहते हो कि क्या ये सही था आपके पास, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो बिंदु G जो आया है वो x बराबर 3 ये वाली रेखा, और ये जो हमने C और B को मिलकर रेखा बनाई है, अर्थात x + y बराबर 5, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु से आया है। तो हम x बराबर 3 तथा x + y बराबर 5 इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x तो तुरंत हमें मालूम पड़ रहा है कि ये तो 3 ही है, तो 3 + y बराबर 5 आया, तो y का मान आपके पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास बिंदु आ गया 3,2, यही g के निर्देशांक हो गए। तो देखो यही आए थे ग्राफ से भी। अब इसी तरीके से देखोगे h वाला बिंदु निकालने के लिए आपको x + y बराबर 5 इस वाली रेखा और E और D को मिलाने वाली रेखा अर्थात x + 2y बराबर 6 इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। तो चलिए वो निकाल देते हैं।
x प्लस 2y बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 5, इनका प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। तो घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। y बराबर देखिए 1 आ गया और y का मान कहीं भी एक जगह रखोगे तो x का मान 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो बिंदु h आएगा वो 4,1 आपके पास आ जाएगा। तो आप देख भी सकते हो 4,1 ही आपके पास आया होगा यहां से। तो अब आपके पास ये बिंदु आ गए G, H और D, यही तीनों बिंदु मिल रहे हैं बाउंड्री पर। तो आप इन तीनों बिंदुओं पर Z का मान निकालने का प्रयास करोगे। तो G बिंदु आया था आपके पास 3,2, H है आपके पास 4,1 और D बिंदु है आपके पास 6,0। चलिए अब Z जो आपके पास है वो है -x प्लस 2y। Z तो देखो हर जगह सेम ही रहेगा क्योंकि इसी का मान तो आपको निकालना है अधिकतम, तो ये तो आप हर जगह ही लेके चलेंगे। अब देखो यहां पर आप x की जगह 3 और y की जगह 2 लगाओ, तो ये आएगा Z बराबर -3 प्लस y की जगह 2 लगाया तो ये 4। तो Z का मान देखिए यहां से 1 आ गया। यहां पर देखिए x का मान 4 और y का मान 1 लगाओगे तो ये -4 प्लस 2 गुणा 1 2 आया। तो Z का मान देखिए यहां से -2 आ गया। फिर देखिए यहां पर आप लगाओगे Z बराबर x का मान 6 और y का मान 0, ये आपके पास 0 हो गया। तो Z बराबर आपके पास -6 आ गया। तो आपने देखा कि जो आपके पास ये जो क्षेत्र आया है वो अनबाउंडेड है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है, घिरा हुआ रीजन नहीं है। तो इसमें आपको ये समझ में आएगा कि आपको तो अधिकतम वैल्यू निकालनी थी। अब अधिकतम वैल्यू देखो, ये जब मिनिमम वैल्यू तो आपके पास आ रही है, अधिकतम वैल्यू तो आप चाहे x को यहां पर ले जाओ और y को बहुत बड़ा करते जाओ तो आपके पास अधिकतम तो वो आएगी। तो यहां से कुछ छात्र देखो क्या करेंगे कि यहां पर तुरंत देखकर बोल देंगे कि अधिकतम वैल्यू तो यहां पर 1 आ रही है, लेकिन ध्यान रखें ये 1 अधिकतम नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो अनबाउंडेड है मतलब ये घिरा हुआ रीजन नहीं है, मतलब इधर इधर बहुत बड़ी बड़ी ये वाली वैल्यू भी आ रही होंगी। तो आप खुद सोचो जब हम y को अनंत की तरफ ले जाएं और x हमारा मान लो ये वाला 3 ही रहे मान लीजिएगा, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास अनंत की तरफ जा रही होगी, तो अधिकतम तो हमारे पास अनंत की तरफ जा रहा होगा, मतलब बहुत बड़ा आ जाएगा अर्थात। तो यहां से आपको समझ में आया कि Z मैक्सिमम आप निकालना यदि चाहोगे तो वो यहां पर एक तरीके से संभव नहीं है निकालना। तो आप लिख सकते हो Z मैक्सिमम अर्थात Z का अधिकतम मान निकालना संभव नहीं है। तो ये हमें तब ध्यान रखना होगा जब भी हमारे पास अनबाउंडेड अर्थात अगर ऐसे रीजन आएंगे जो किसी भी चारों तरफ से घिरे ना हो। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 12.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। आपको बोला गया है कि जो आपको कंडीशन दी हुई है उनके अंतर्गत z इक्वल टू एक्स प्लस वाई का अधिकतमीकरण करना है अर्थात मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और देखिए आपके पास जो प्रतिबंध दिए गए थे या हम बोल सकते हैं अवरोध दिए गए थे वो थे x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू -1, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 और x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि x और y 0 से बड़े होने चाहिए, मतलब प्रथम चतुर्थांश। और देखो चूंकि बराबर का चिन्ह लगा हुआ मतलब वो अक्षय भी आपके पास सम्मिलित हो जाएंगी। बात आती है कि इन दोनों को कैसे भी आपको ग्राफ पेपर पर बनाना होगा अर्थात कार्तीय तल पर बनाना होगा। तो उसके लिए यहां पर मैं x अक्ष और y अक्ष बना लेता हूं। तो देखिए ये आपके पास हो गई y अक्ष और ये हमने देखी x अक्ष बना दी। अब आप ये देखो कि सबसे पहली जो रेखा है वो है x माइनस वाई बराबर -1। ध्यान रखें -1 बराबर का चिन्ह लगा के कीजिए क्योंकि हमें रेखा लिखनी है। तो अब ये देखो हम क्या करेंगे -1 से भाग देंगे क्योंकि हम चाहते हैं बराबर के एक तरफ प्लस का 1 होना चाहिए, धनात्मक 1। तो x बटे -1 माइनस वाई बटे -1 बराबर 1 आ गया। तो देखो ये जो माइनस है हम ऊपर नहीं ले जाएंगे इस वाले माइनस को, क्योंकि हमने आपको बताया था x और y के जो गुणांक होते हैं अंश में वो धनात्मक 1 होने चाहिए। तो x बटे -1 ही रहने दो आप इसे। ये देखो माइनस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे इसे प्लस तो y का गुणांक जो है -1 है, अभी आप देखो अंश में, तो आप प्लस करके बनाओगे इसे तो y बटे 1 आ जाएगा बराबर 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि x अक्ष का अंत्यखंड देखो -1 आया मतलब -1,0 एक बिंदु आ गया और y अक्ष पर अंत्यखंड 1 आया है मतलब 0,1 और बिंदु मिल जाएगा आपको। तो ये देखो आपके पास है मूल बिंदु अर्थात 0,0, ये देखो हो गया -1,0 मतलब यहां पर कहीं आएगा आपके पास, और
0,1 देखिए यहां पर कहीं आएगा। इसको मैं बोल देता हूं बिंदु ए और इसको बोल देते हैं हम बिंदु बी। इसका मतलब अगर हम ए और बी को मिला दें तो हमारे पास ये वाली रेखा आ जाएगी। तो ये हमने देखो ए और बी को हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास रेखा आ गई है x माइनस वाई बराबर -1। अब आप देखो ये रेखा हम निकालने के बाद, चूंकि यहां पर तो असमिका थी, मतलब हमें तो क्षेत्र निकालना होगा, कौन सा क्षेत्र आएगा। तो हमें मूल बिंदु की स्थिति फिक्स पता है कि भाई ये किधर की तरफ है इस रेखा के, तो हम मूल बिंदु इसमें लगाकर देखते हैं। मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, तो ये आया 0 लेस देन इक्वल टू -1, अर्थात 0 -1 से छोटा है या बराबर है। तो आपको समझ में आता है कि 0 तो बड़ा होता है -1 से, तो ये गलत है। इसका मतलब आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें 0,0 नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 0,0 ने इस क्षेत्र को संतुष्ट ही नहीं किया है। तो देखिए आपके पास कौन सा क्षेत्र आएगा, वो देखिए आपके पास ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला, मतलब ये वाला क्षेत्र आपके पास आ जाएगा, देख सकते हैं आप। फिर आप बात करते हैं जब दूसरी वाली रेखा है वो है -x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर मान लीजिएगा मैं लिख देता हूं -x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। तो आप देखो यहां पर आप 0 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि आपको पहले तो समीकरण लिखना होगा। तो समीकरण के लिए आप बराबर 0 लगाओगे यहां पर पहले तो। अब 0 से भाग नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है 0 से भाग देने पर यह अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपको यह पता है 0,0 से संतुष्ट हो रही है, अर्थात ये 0,0 से गुजर रही होगी। अब आप कोई एक बिंदु और ले लीजिएगा कैसे भी। मान लीजिएगा आपने x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू देखिए आपके पास 1 मिल जाएगी। तो 0,0 और 1,1 देखिए यहां पर कहीं आएगा। तो आपको ये समझ में आ गया। मान लीजिएगा ये बिंदु C है 1,1, तो ये जो समीकरण है अर्थात ये जो रेखा है वो O बिंदु और C बिंदु से गुजर रही होगी। तो अभी हम O और C को आपस में मिला देते हैं। तो इस तरीके से देखो O और C को अगर आप आपस में मिलाओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। अब बात आती है कि आपको तो क्षेत्र चाहिए होगा, क्योंकि यहां पर तो असमिका का चिन्ह है। तो देखिए यहां पर आप x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 लगाकर देखोगे, क्योंकि आपको ये सॉरी यहां पर 0 0 नहीं लगाओगे, क्योंकि वो तो 0,0 तो इसी लाइन पर आ रहा है। कोई और बिंदु लगा लीजिएगा, जैसे a और b की पोजीशन आपको पता है। तो मान लीजिएगा हमने b बिंदु लगाया, मतलब 0,1 लगाया, तो x की वैल्यू 0 लगाएंगे और y की वैल्यू 1 लगाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको मिला ये माइनस का 0 प्लस 1 मतलब 1 आ गया, लेस देन इक्वल टू 0। अब आप खुद सोचिएगा क्या 1 0 से छोटा या बराबर होता है, तो आपको पता लगेगा नहीं, ये तो गलत है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि बिंदु बी ने इस असमिका को संतुष्टि नहीं किया, क्योंकि गलत आ रहा है ना लगाने पर। अर्थात आपको वो क्षेत्र लेना है जिसमें बिंदु बी नहीं आता हो। तो आप देखो ये वाला आपको क्षेत्र ले लेना है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में आप देखो बिंदु बी नहीं आ रहा है, क्योंकि बिंदु बी तो दूसरे वाले क्षेत्र में जा रहा था पीछे की तरफ। तो आपने ये क्षेत्र ले लिया। अब आगे आपको बोला गया था कि x और y 0 या 0 से बड़े हो, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। तो देखो मतलब प्रथम चतुर्थांश में लेने, मतलब ये वाले पार्ट सब आपको लेने हैं, ये इधर वाले नहीं लेने, ये वाले, क्योंकि ये सब अलग चतुर्थांश में आ जाएंगे। अब बात आती है कि आप ये देखो क्या इनका कोई इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है, तो हरे वाली लाइन और पीली वाली लाइनों का इंटरसेक्शन पार्ट तो आपके पास कुछ आ ही नहीं रहा है, अर्थात इन सभी में उभयनिष्ठ तो आपके पास कोई क्षेत्र है ही नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चूंकि कोई भी क्षेत्र उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात आपको समझ में आएगा कि कोई भी फिजिबल रीजन नहीं है, मतलब कोई भी सुसंगत क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा। अतः आप बोल सकते हैं यहां पर z का अधिकतमीकरण करना नहीं कर सकते आप, तो z का z मैक्स निकालना संभव नहीं है। अब आप ये ध्यान दो, वैसे तो यहां पर अधिकतमीकरण करने को बोला गया था, अगर कोई आपको न्यूनतमीकरण करने को बोलता है तो न्यूनतमीकरण भी जरूरी नहीं है आपके पास हमेशा संभव ही हो, तो आप उसमें भी यहां पर यही बोलेंगे।